गुड मॉर्निंग। तो लास्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हीट। तो ऊष्मा की बात हो गई थी हमारी, राइट। और अब फिजिक्स के लास्ट पार्ट में हम पहुंचते हैं, और लास्ट जो एरिया है वो है मैकेनिक्स, यानी यांत्रिकी। नाइन्थ क्लास में फिजिक्स की शुरुआत यहीं से होती है, जहां हम लोग खत्म कर रहे हैं, राइट। क्योंकि फिजिक्स में वही करना था कि जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैनिक जीवन में, जिसकी इस्तेमाल, उपयोग या एग्जाम्पल ज्यादा देखते हैं, हमें उस चीज को समझना था। अब कुछ कुछ अवधारणाएं हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, और वो हम चुन चुन के पढ़ लेंगे एक आध। जैसे कि मैकेनिक्स में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है भौतिकी में, कि भौतिक राशियां कौन सी हैं, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, जिसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, कौन सी हैं? तो एक सिंपल सी बात है कि जिसे भी संख्या के रूप में व्यक्त कर सके आप, जिसको भी बताने के लिए किसी संख्या का इस्तेमाल करना पड़े, वो सारी भौतिक राशियां हैं। जैसे कि 5 मीटर, या 5 किलोग्राम, 5 न्यूटन, 5 डिग्री, है ना। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं जिनको संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो सारी की सारी भौतिक राशियां हैं। तो लिख लीजिए, भौतिक राशियां, और लिखिए जिन्हें संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके, जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके। तो 10 मिनट शुरुआती जो होंगे बहुत बेसिक होंगे, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके, सीधी सी बात है। अब है कि भौतिक राशियों के प्रकार, टाइप्स। तो ये 2 प्रकार के हैं, और हम सब जानते हैं, बचपन में पढ़ा है, एक सदिश और दूसरा अदिश, है ना, स्केलर और वेक्टर। तो एक है अदिश, स्केलर। तो स्केलर का मतलब यह हुआ कि जिसमें सिर्फ संख्या हो, सिर्फ नंबर हो, दिशा का कोई इस्तेमाल ना हो। उसको व्यक्त करने में सिर्फ संख्या, दिशा का कोई मतलब नहीं है। नाम से यह स्पष्ट है, अदिश यानी जिसमें दिशा ना हो। और दूसरा एक और है जिसको कहते हैं सदिश, वेक्टर। तो सदिश या वेक्टर, तो अदिश और सदिश। और दोनों के बीच का बड़ा अंतर यही है, आप लिख सकते हैं अदिश के नीचे, और लिखिए इसे व्यक्त करने के लिए, इसे व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, मतलब संख्या, इसे व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, राइट। तो सिर्फ परिमाण, दिशा नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल द्रव्यमान। कुछ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, बाकी आगे भी पढ़ेंगे। द्रव्यमान, तो द्रव्यमान अगर बताना हो तो किलोग्राम। अब किलोग्राम के साथ 5 kg, 10 kg, 15 kg के साथ कहीं कोई दिशा वाली बात तो कभी होती नहीं। तो द्रव्यमान, लंबाई, लंबाई बताना हो तो मीटर, किलोमीटर, दिशा नहीं है ना। दूरी, गति, शक्ति, पावर, ऊर्जा, एनर्जी, कार्य, ऊर्जा, कार्य, समय। तो ये सब कॉमन अदिश राशियां हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं।
तो इसमें से किसी के साथ दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसमें एक आध के साथ हमने दिशा बता भी थी, जैसे दूरी के साथ हमने दिशा बता दी, तो फिर वो दूरी नहीं रहा, वो विस्थापन हो गया। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्टेंस नहीं है। तो जब दूरी की बात कहते हैं तो सिंपल दूरी मतलब कि यहां से 5 किलोमीटर है। अब अगर आपने ये बोल दिया कि यहां से दक्षिण की दिशा में 5 किलोमीटर है, तो फिर वो दूरी की बात नहीं कर रहे आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो फिजिक्स के हिसाब से अब वो डिस्प्लेसमेंट है। समय के साथ भी कोई दिशा नहीं है ना। 5 मीटर या 5 मिनट, 5 घंटे, 5 साल। कोई आपसे उम्र पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 22 साल ऊपर की तरफ, या सीधा 22 साल, 21 साल, 25 साल, है ना। तो वही मामला है। वेक्टर में दिशा है तो लिखिए, इसे व्यक्त करने के लिए, इसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ, इसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। दिशा की आवश्यकता होती है। जैसे विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, वेग यानी वेलोसिटी, संवेग यानी मोमेंटम, त्वरण एक्सेलरेशन, घर्षण यानी फ्रिक्शन, बल फोर्स, भार वेट, है ना। तो भार में दिशा है लेकिन द्रव्यमान में दिशा नहीं है। हम लोग आगे पढ़ेंगे और भी चीजों को देखेंगे। अब देखो इसी पॉइंट पे जो सबसे कॉमन चीज हम समझते हैं सदिश और अदिश के बीच का अंतर, वो हम समझते हैं किसके द्वारा? दूरी और विस्थापन के द्वारा। दूरी और विस्थापन यानी कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब कि अगर आपने कोई यात्रा की तो पूरे मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। द पाथ कवर्ड इज नोन एज डिस्टेंस। और यात्रा के बाद अगर आप रुके यात्रा पूरी करके, और फिर आपने देखा कि मैं अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे खड़ा हूं, तो वो आपकी विस्थापन है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर किसी एक पॉइंट से चलता हुआ ऐसे घूम के यहां पहुंचता है, तो हो सकता है कि दूरी 10 किलोमीटर की हो, क्योंकि मार्ग की लंबाई कितनी है? 10 किलोमीटर। तो दूरी कितनी तय की? 10 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन ये वाला पार्ट है। विस्थापन हो सकता है कि मात्र 2 किलोमीटर हो। तो विस्थापन कितना है? 2 किलोमीटर, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहेंगे। और जब भी विस्थापन कहेंगे तो हम डिस्टेंस बताएं। डिस्टेंस के साथ क्या बताएंगे? डायरेक्शन बताएंगे। जैसे आपसे किसी ने पूछा घर कितनी दूर है, आपने कहा 10 किलोमीटर, है ना। लेकिन अगर आपने ये कहा कि मेरा घर जो है बस दक्षिण की तरफ में जो है ना, इधर से निकलते चले जाओ सीधी रेखा में, तो लगभग जो है 1-1.5 किलोमीटर बाद आएगा। लेकिन वहां पहुंचने के लिए मुझे 10 किलोमीटर की लंबाई या दूरी तय करनी पड़ती है। तो दक्षिण की दिशा में 2 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ? दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और हम पूरी जो मार्ग की लंबाई बता रहे हैं वो क्या है? डिस्टेंस है। तो एक पॉइंट लिख लीजिए, दूरी और विस्थापन के अंदर। और यहीं से चीजें अब बदलनी शुरू होंगी। और इसमें भी हम एक ऐसे लिख लें, और फिर यहां पहला पॉइंट लिखिए, मार्ग की लंबाई। बस एक लाइन लिखनी है कि दूरी क्या है? मार्ग की लंबाई, द पाथ कवर्ड। तो दूरी मार्ग की लंबाई है ना। दूरी के साथ दूसरी बात क्या है कि हमेशा पॉजिटिव होता है। दूरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। जितनी आपने डिस्टेंस तय कर ली वो कर ली। अगर आप यहां गए तो 2 किलोमीटर, फिर वापस आए तो 1 और किलोमीटर, 3 हो गया, फिर इधर मुड़ गए 4 किलोमीटर। तो जितना भी मूव करेंगे वो जुड़ता चला जाएगा। तो लिख सकते हैं एक और पॉइंट दूरी के बारे में, यह हमेशा पॉजिटिव होता है। यह हमेशा पॉजिटिव होता है। तो दूरी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और दूरी का हिसाब किताब जो है ना अंक गणित में है, वो फिजिक्स का हिसाब किताब है ही नहीं। और दूरी के अंक गणित में हम कहते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। तो जाहिर सी बात है कि स्पीड भी जो है वो भी अदिश राशि है। और डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि प्रति इकाई समय कितनी दूरी तय की गई, वो जो है स्पीड कहलाएगा। और स्पीड का हम ऐसे लिखते हैं 40 किलोमीटर पर आवर
इसमें कहीं कोई दिशा की बात तो है ही नहीं। तो स्पीड भी अदिश राशि है। लेकिन यही है कि दूरी बटा समय दैट इज इक्वल टू गति, ये सारी बातें अंकगणित की हैं और हमें अंकगणित पढ़ना नहीं है। तो हमें किस पे फोकस करना है? विस्थापन पे। विस्थापन से चीजें फिजिक्स की तरफ जाती हैं। अंकगणित कभी विस्थापन की बात नहीं करता, फिजिक्स कभी दूरी की बात नहीं करता, है ना? तो लिखिए विस्थापन, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, है ना? और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव या शून्य कुछ भी हो सकता है। तो लिखिए एक और पॉइंट विस्थापन के बारे में, यह पॉजिटिव, नेगेटिव या शून्य कुछ भी हो सकता है। यह पॉजिटिव, नेगेटिव या शून्य कुछ भी हो सकता है। तो कैसे होगा? जैसे मान लीजिए आप अपने घर से, अपने कमरे से यहां तक आए, तो आने में जो मार्ग की लंबाई आपने तय की वो 1 किलोमीटर है ना? क्योंकि गली से घूमते हुए आप टेढ़े मेढ़े गलियों से यहां तक पहुंचे। लेकिन सीधी रेखा में आपके कमरे से इस क्लासरूम की दूरी मापी जाए तो 500 मीटर ही है। तो 500 मीटर उत्तर की तरफ ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन 1 किलोमीटर जो मार्ग आपने तय किया वो आपका डिस्टेंस है। तो अभी आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 500 किलोमीटर, सॉरी 500 मीटर। तो 500 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट है। 500 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, हमने उसमें एक दिशा भी लगा दी उत्तर की तरफ। वापस आप चले गए, जो वापस चले गए तो आपने 1 किलोमीटर की दूरी तय करके आप यहां आए थे, और फिर 1 किलोमीटर की दूरी तय करके आप जाएंगे। दूरी आपकी हो गई कितनी? 2 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि आप जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, तो 0 भी हो गया। और हो सकता है कुछ लोग जो हैं लौटते समय जो है अपने घर ना जाएं, और वो निकल जाएं और आगे उसी दिशा में, कि चलो इसी घर के थोड़े और आगे अगले मोहल्ले में दोस्त रहता है। तो इस पीरियड में क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा नेगेटिव, है ना? तो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस ऐड होते जाएगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। एनीवे, तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो एक फॉर्मूला आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और फिर हमें मिलता है क्या? वेलोसिटी, यानी कि वेग। तो वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है। और वेग जब भी लिखना हो तो हम ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा तो लिख ही सकते हैं, ये तो लिखना ही पड़ेगा। साथ में ईस्ट भी लिखना पड़ेगा, या वेस्ट लिखना पड़ेगा, या कोई डिग्री लिखनी पड़ेगी, या कुछ ऐसा जरूर लिखना पड़ेगा जिससे आपको दिशा के बारे में भी पता चल जाए, है कि नहीं? तो वेग में क्या क्या चीजें हैं? दो हैं, परिमाण है यानी अंकीय मान है, और दूसरा क्या है? दिशा है। तो किसी भी सदिश राशि के अंदर वही बातें होंगी। एक ये अंकीय मान होगा जिसको हम परिमाण कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं, और ये दिशा है। अब इस बात को समझिए कि वेग में परिवर्तन कैसे कैसे हो सकता है, या किसी भी सदिश राशि में परिवर्तन कैसे कैसे हो सकता है। तो या तो अंकीय मान को बदल दो, 40 को 30 कर दो, 40 को 45 कर दो, तब भी हम कहेंगे वेग में परिवर्तन हुआ है। या अंकीय मान न भी बदले तो दिशा बदल दें, हम ईस्ट के बदले में वेस्ट कर दें, 10 डिग्री के बदले में 20 डिग्री कर दें। तो आपसे कोई पूछे कि वेग में परिवर्तन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 2 प्रकार। पहला परिमाण बदलकर, अंकीय परिमाण बदलकर, और दूसरा उसकी दिशा बदलकर। तो लिखिए एक पॉइंट, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पैराग्राफ। वेग में परिवर्तन 2 प्रकार से किया जा सकता है, यानी अब से फिजिक्स की शुरुआत हो गई। वेग में परिवर्तन 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला, फर्स्ट, अंकीय परिमाण बदलकर, अंकीय परिमाण बदलकर, और दूसरा दिशा बदलकर, दिशा बदलकर। राइट? अब ये बात खत्म हो गई। अब अगर आप बाइक चला रहे हैं और बाइक की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की तरफ है, और आप उसी स्पीड से उसी दिशा में लगातार चलते चले जा रहे हैं, तो आपके वेग में कोई परिवर्तन नहीं है। आपका वेग वेग जो है कांस्टेंट है, एक नियत मान पे चल रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है जीवन में। आप हमेशा या तो ब्रेक लगाते हैं,
नहीं तो एक्सेलरेट करते हैं, तेज चलाते हैं, तो अंकीय परिमाण में परिवर्तन होगा। और अगर वो भी नहीं हो रहा तो जैसे रोड मुड़ेगी आप मुड़ेंगे दाएं बाएं, और जैसे ही आप मुड़े या फिर अंकीय परिमाण में परिवर्तन हुआ तो फिर आपने वेग में परिवर्तन किया। और वेग में जब जब परिवर्तन होगा तो उस वेग परिवर्तन के दर को हम क्या कहेंगे? त्वरण। दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वेग में परिवर्तन के दर को, यानी वेग में परिवर्तन को आप कह सकते हैं, उसके प्रभाव में क्या पैदा होता है? त्वरण पैदा होता है। तो लिखिए एक और पॉइंट, त्वरण। त्वरण, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को या त्वरण को, है ना, हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं चेंज इन वेव, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अगर एक लाइन में याद रखनी हो तो वेग में परिवर्तन, लेकिन जाहिर सी बात है वेग में परिवर्तन प्रति इकाई समय, क्योंकि हर चीज हम प्रति इकाई समय ही मापना चाहते हैं। तो हिंदी में लिख लीजिए, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो हम कहते हैं ए इज इक्वल टू वी अपॉन टी। तो वी क्या है यहां पे? वेलोसिटी, टी टाइम है, और फिर ए जो है वो एक्सेलरेशन है, राइट। तो त्वरण जो है वो फिजिक्स की एक बहुत बेसिक अवधारणा है कि जब जब वेग में परिवर्तन होगा, और परिवर्तन दो तरीके से होगा, या तो स्पीड बदल देंगे या फिर हम दिशा बदल देंगे। जैसे कि कई जगह पे हम देखते हैं कि स्पीड कांस्टेंट है, दिशा बदल रही है और वो त्वरित गति है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। तो सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहा है तो वो एक नियत गति से चक्कर काट रहा है, उसकी स्पीड एक ही है, सेम स्पीड है। मान लीजिए कि 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा है, तो फिर इसी रफ्तार से घूम रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, लेकिन फिर भी ये त्वरित गति है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन यानी कि दिशा हर बिंदु पे बदल रही है। दिशा कैसे बदल रही है? तो देखिए इस बात को, अगर सैटेलाइट यहां है तो इस बिंदु पर सैटेलाइट की दिशा ये है, सैटेलाइट की दिशा ये नहीं है, ये वाली लाइन है। और जैसे ही इस बिंदु से हटके इस बिंदु पर आया तो सैटेलाइट की दिशा क्या है? ये है। जैसे एक रस्सी में हम पत्थर बांध के और उसको घुमाएं ऐसे ऐसे, और कांस्टेंट गति से घुमाएं, तो गति जो है उसकी कांस्टेंट है, लेकिन दिशा उसकी लगातार बदल रही है। आप कहेंगे नहीं वो तो गोल गोल घूम रहा है, तो गोल गोल घूमती हुई कोई भी वस्तु लगातार दिशा बदलती है। कारण क्या है कि किसी बिंदु पर अगर वो रस्सी टूट जाए तो क्या वो पत्थर गोल गोल घूमता हुआ दूर जाएगा, या जहां से टूटा, या अगर यहां टूटा तो इसी दिशा में दूर चला जाएगा? जहां टूटा उसी की दिशा में दूर जाएगा। इसका मतलब है रस्सी से बंधे होने के कारण वो हर बिंदु पर अपनी दिशा में परिवर्तन कर रहा था, और वो पता तब चलता है जब वो टूटता है, और टूटता है तो उसी दिशा उसी एरो की तरफ भागता है जो हमने बनाया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति, जैसे सैटेलाइट की गति, पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों तरफ, ऐसा महसूस हो सकता है कि वो यूनिफॉर्म मोशन है, और है भी वो यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन है वो त्वरित गति, क्योंकि दिशा लगातार बदल रही है। सामान्य जीवन में जब भी हम कोई गति करते हैं तो त्वरण के प्रभाव में ही करते हैं, त्वरण नहीं होता है। आप बाइक चलाएं, कार चलाएं, त्वरण ही तो है। आप जीरो से शुरू करते हैं तो जीरो से 40 पे लेके गए तो वेग में परिवर्तन। 40 पे भी कॉन्स्टेंटली चला रहे हैं तो दाएं बाएं तो मुड़ेंगे, ट्रैफिक होगी तो ब्रेक लगाएंगे, ट्रैफिक नहीं होगी तो एक्सेलरेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो मामला होगा। तो प्रकृति में, हमारे जीवन में ऐसे कोई बहुत मोशन नहीं है जिसमें हम कहेंगे त्वरण नहीं है, हम त्वरित गति से ही काम कर रहे हैं, राइट। तो लिखिए कुछ पॉइंट। किसी वृत्तीय पथ पर, किसी वृत्तीय पथ पर गति करते हुए वस्तु की दिशा, किसी वृत्तीय पथ पर गति करते हुए वस्तु की दिशा लगातार बदलती रहती है, लगातार बदलती रहती है। इसलिए यह त्वरित गति है, इसलिए
यह त्वरित गति है ना। एक और पॉइंट लिखिए। अब एक पार्ट समझ लीजिए पहले। जब भी किसी वस्तु पर, जैसे इस तरह के पथ पे आप घूमे हैं कभी, कभी ऐसा मौका लगा कि ऐसे गोल, जैसे कि दिल्ली में या किसी भी शहर में जो गोल चक्कर होता है, राउंड अबाउट, जहां पे हमें मुड़ने के लिए अलग अलग रास्ते दिल्ली में बहुत जगह बचे हुए हैं। तो राउंड अबाउट पे जब भी आप मूव कर रहे होते हैं, तो राउंड अबाउट पे अगर आपकी गाड़ी मूव कर रही है, आप कार में बैठे हैं और आप मूव कर रहे हैं, तो कार का चालक नॉर्मली उस राउंड अबाउट पे बहुत स्पीड नहीं रखता, और चूंकि सारी ट्रैफिक चल रही है तो आप मान के चलिए कि वो 20 30 40 जो भी स्पीड है मेंटेन किया हुआ है। लेकिन राउंड अबाउट पे जैसे वो चल रहा है, इसका मतलब उस कार की गति में लगातार, यानी कि दिशा में लगातार परिवर्तन हो रहा है। तो कार किस गति में है? त्वरित गति में। और जब जब कार त्वरित गति में होगा और आप उस कार में बैठे होंगे, तो आप बाहर की तरफ झुक जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि इस गति के दौरान आपके शरीर के ऊपर कोई बल लग रहा है, और वह बल बाहर की तरफ, वृत्त से बाहर की तरफ आपको धक्का दे रहा है। कार की स्पीड जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा वो बल आरोपित होगा। कई बार एक्सीडेंट भी होते हैं। बस में लोग जो लटक के चल रहे होते हैं और हाथ से पकड़ के, और इस बार में कि हम पकड़ लेंगे, लेकिन कई बार वो बस बहुत तेजी से कॉर्नर से घूमती है, वृत्तीय पथ पे घूमती है, तो त्वरण का मान बढ़ जाता है। और त्वरण के प्रभाव में किसी भी द्रव्यमान पर बल आरोपित होता है, और वो बल की दिशा क्या होगी? बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ अगर है तो उसको लगेगा कि मैं अब गिरूंगा, है कि नहीं? या बस में ऐसे भी खड़े हैं तो देखते हैं, बस में अगर आपने कुछ न पकड़ा हो ढंग से, तो जैसे ही बस मुड़ा, जैसे ही बस की स्पीड कम हुई या ज्यादा हुई, तो हम अपने स्थान से परिवर्तित होने लगते हैं। हम आगे गिर जाते हैं, पीछे गिर जाते हैं, दाएं बाएं चले जाते हैं। ये सारे के सारे अवस्थाएं क्या है? बल का आरोपण है। हमारे ऊपर एक बल कार्य कर रहा है, और बल तभी कार्य करेगा जब वो द्रव्यमान त्वरण के प्रभाव से गुजर रहा होगा, जब उस द्रव्यमान के ऊपर जो वेग का प्रभाव है उसमें परिवर्तन होगा। और वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो एक पॉइंट और लिखिए। किसी पिंड पर, पिंड मतलब द्रव्यमान वस्तु, किसी पिंड पर त्वरण के प्रभाव के कारण, किसी पिंड पर त्वरण के प्रभाव के कारण उस पिंड पर बल आरोपित होता है, उस पिंड पर बल आरोपित होता है। जो उस पिंड की अवस्था में परिवर्तन करता है, जो उस पिंड की अवस्था में परिवर्तन करता है, राइट। तो पिंड की अवस्था में क्या किया? परिवर्तन किया, राइट। बल की डेफिनेशन भी वही है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था या आकार में परिवर्तन कर दे। तो आप इस मान के चलें इस दुनिया में कि कहीं भी कोई वस्तु है और उसके अंदर परिवर्तन देखते हैं आप, किसी भी स्तर पे, वो दाएं बाएं हो गया, ऊपर नीचे हो गया, उसमें कोई हरकत हो गई, उस इवन उसके आकार में परिवर्तन हो गया, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर कोई ना कोई बल कार्य किया है। तो एक पॉइंट लिखिए, बल, बल, फोर्स। और लिखें, बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु, जो किसी वस्तु की अवस्था या आकार में परिवर्तन करता है, जो किसी वस्तु की अवस्था या आकार में परिवर्तन करता है, राइट। और मैंने अभी भी कहा कि बल क्यों आरोपित होगा? बल आरोपित इसलिए होगा क्योंकि किसी द्रव्यमान पर त्वरण का प्रभाव पड़ेगा, किसी पिंड पर, किसी द्रव्यमान पर त्वरण का प्रभाव होगा। तो बल का फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि द्रव्यमान, उसके ऊपर किसका प्रभाव? त्वरण का प्रभाव। तो क्या आरोपित हुआ? बल। हम कहते हैं इसको m इंटू ए इज इक्वल टू एफ, राइट। आप इसी को पढ़ते हैं, F इज इक्वल टू एम ए। 9th क्लास में सबसे कॉमन फॉर्मूला जो पढ़ा था
वो यही था। इसको पढ़े बिना काम नहीं चला होगा। तो एक आध फॉर्मूला है, बट वही है कि ये सब बेसिक है, याद रहे कोई जरूरी नहीं है, बात समझ में आनी चाहिए। तो अब क्लियर है कि बल क्या है। बल वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की आकार अवस्था में परिवर्तन करते हैं। और बल को अगर हमें देखना हो, निकालना हो फॉर्मूला वाइज, तो F इज इक्वल टू एम ए। न्यूमेरिकल नहीं बनाने, किसी प्रकार की कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, लेकिन पता होना चाहिए कि बल के आरोपित होने में दो ही फैक्टर है, पहला है द्रव्यमान, दूसरा है त्वरण, यानी कि उसके वेग में परिवर्तन का दर। इसी चीज को न्यूटन ने बताया। तो न्यूटन के जो गति के नियम थे, बेसिकली वो बलों के बारे में ही तो बात कर रहे थे, है ना। तो न्यूटन साहब ने जितने भी नियम दिए, गति के नियम जिसको कहते हैं, वो बलों के स्तर पे ही बात की। पहली बार दुनिया में उन्होंने ही समझाया कि बल कैसे कार्य करता है, बल का इफेक्ट क्या होता है। अब जाहिर सी बात है, बल तो एग्जिस्ट कर ही रही थी दुनिया में। हम सब देखते थे कि फुटबॉल कोई पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है, लेकिन जब उस फुटबॉल पे हम प्रहार करेंगे तब उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। तो प्रहार का मतलब क्या है कि उस पर बल आरोपित किया, उसके ऊपर हमने कुछ फोर्स लगाया, और जैसे ही फोर्स लगाया तो उस फुटबॉल की अवस्था में परिवर्तन हुआ। जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही परिवर्तन होगा। इसी को वैज्ञानिक तरीके से इन्होंने समझाया था। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम। और लिखिए, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहेगी, गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही रहेगी, गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही रहेगी, जब तक उस पर बाह्य बल आरोपित ना हो। जब तक उस पर बाह्य बल आरोपित ना हो। जब तक उस पर बाह्य बल आरोपित ना हो। ठीक है। तो इसी चीज को अगर आप देखें तो डेफिनेशन इसी से निकला। न्यूटन का पहला नियम कह रहा है कि जो वस्तु जैसी है वैसी ही रहेगी, स्थिर है तो स्थिर, गतिशील है तो गतिशील, जब तक कि बाह्य बल आरोपित ना हो। और बल की परिभाषा हमने क्या पढ़ी कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है। तो बात तो एक ही है। पहले नियम से क्या निकल के आया, डेफिनेशन। तो बल वह बाह्य कारक जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता हो, और यह कहता है कि अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, यानी वस्तु अपनी मूल अवस्था में रहने के प्रयास करेगी जब तक कि उसके ऊपर बाह्य बल आरोपित ना हो। इसी को इनर्शिया का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम। यदि वस्तु की वो प्रवृत्ति जिसमें वस्तु अपनी अवस्था को मेंटेन करने की कोशिश करे, उसी अवस्था में रहने की कोशिश करे, उसको हम जड़त्व कहते हैं। तो एक और पॉइंट लिखिए, इसे इसे जड़त्व जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। फुल स्टॉप। जड़त्व पदार्थ का वह गुण है, जड़त्व पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। जिसके द्वारा पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है ना। तो अवस्था में परिवर्तन का विरोध किसके द्वारा, जड़त्व के द्वारा। तो जो वस्तु स्थिर है स्थिर रहेगी, जो वस्तु गतिशील है गतिशील रहने के प्रयास करेंगी। और जड़त्व का जो मापक है वो क्या है, द्रव्यमान है। जितना द्रव्यमान ज्यादा होगा जड़त्व का मान उतना ही होगा। तो एक और इसी में जोड़ लीजिए, जड़त्व का मापक द्रव्यमान है। जड़त्व का मापक
द्रव्यमान है। और ये भी लिख लीजिएगा कि जड़त्व किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? द्रव्यमान के। जितना द्रव्यमान उतना ही जड़त्व। जैसे 1 kg का फुटबॉल रखा हो तो उसको गतिशील बनाना आसान है, क्योंकि 1 kg की इनर्शिया या जड़त्व का मान कम है। आप दौड़ते हुए आपने पैर से मारा, उड़ गया। लेकिन 50 kg का पत्थर का फुटबॉल रखा हो और दौड़ते हुए आके आप पैर से मारे, तो आपके द्वारा लगाया गया बल काफी नहीं होगा, क्योंकि 50 kg होने के कारण उसकी इनर्शिया, उसका जड़त्व 1 kg से 50 गुना ज्यादा है, तो बल की मांग भी उतना ही करेगा। या फिर यही फुटबॉल हो 1 kg का, और 1 kg के इस फुटबॉल को पहाड़ से ढुलका दे, तो वो गतिशीलता के जड़त्व के चलते अपनी गति को मेंटेन किए हुए आ रहा है। हम मान सकते हैं। तो उसको रोकना आसान है, क्योंकि आपने पैर लगाया, रुक गया। लेकिन 50 kg का अगर कोई पत्थर का टुकड़ा अगर पहाड़ से लुढ़कता हुआ आ रहा हो, तो उसकी गतिशीलता का जड़त्व है, वो गति के जड़त्व को मेंटेन करते हुए आ रहा है, और उसको रोकने के लिए फिर ज्यादा बल लगाने पड़ेंगे, है ना। तो लिखिए एक पॉइंट, जड़त्व के दो प्रकार हैं। जड़त्व के दो प्रकार हैं। पहला, फर्स्ट, स्थिरता का जड़त्व। स्थिरता का जड़त्व। और दूसरा, गतिशीलता का जड़त्व। गतिशीलता का जड़त्व। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। इसी को हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया जड़त्व शब्द ऐसा नहीं कि फिजिक्स में इस्तेमाल होता है, दैनिक जीवन में भी हम कहते हैं कि हम किसी एक इनर्शिया में हैं, जड़त्व में हैं। कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं, हो नहीं रहा, या कोई काम कर रहे थे, आप करते करते रुक गए। रुक गए तो फिर स्टार्ट करने का मन नहीं कर रहा। कई बार होता है कि पेपर पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, तो लगातार डेली पेपर पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? गतिशीलता का जड़त्व है जीवन में, फिजिक्स से बाहर, मनोवैज्ञानिक तौर पे। और एक दिन छोड़ दिया, तो एक दिन का पेपर रख दिया कि ये कल पढ़ेंगे। कल फिर पेपर आया तो देखा कि अच्छा पहले वाला तो पढ़ा नहीं अभी, तो दोनों एक ही साथ पढ़ेंगे, उसको भी रख दिया। और ऐसे करते करते 15 दिन का पेपर पढ़ा हुआ है, और वो जो है किसका है जड़त्व? स्थिरता का। फिर दोस्त आया, दोस्त ने जो है वो डांट फटकार लगाई, एक आध सवाल पूछा करंट अफेयर का, नहीं आया, तो बल लगा, आत्मग्लानि हुई, फिर पढ़ना शुरू किया, है कि नहीं। या फिर जब आप नए नए आए थे दिल्ली में और एडमिशन लिया था, कितना उत्साह था, भयंकर वाला उत्साह, गतिशीलता की जड़त्व थी वो। सोच के आए थे कि जाते के साथ जो है ना, एकदम तैयारी में जुड़ जाना है, बस 6 घंटा सोना, 4 घंटा दिन के कार्यक्रम, और 14 घंटे जो है पढ़ाई, और एकदम उसके अलावा तो कुछ भी नहीं। और ठीक था, अच्छा था, चलाइए कुछ दिन तक, है ना। नए बैच में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि स्टूडेंट को कहना पड़ता है कि देखो इतना नहीं पढ़ो, कि नोट्स भी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, और प्रिंटेड नोट्स भी साथ ही साथ पढ़ रहे हैं, और लगे उसी समय क्वेश्चन बनाने। अभी शाम वाले बैच को यही समझाना पड़ रहा है। उसको सेल पढ़ाया है, सोचो सेल, और स्टेम सेल का सवाल बना रहा है वो। आप सोच लो, आपकी उसने सेल पढ़ लिया, अब ये समझ गया कि दुनिया का कोई भी सेल हो हमसे बनना चाहिए। उसको समझाना मुश्किल है कि भाई रुको, अभी अभी बायोलॉजी के बाद बायोटेक भी आएगा। गतिशीलता का जड़त्व है, आप ही लोगों में भी था कभी, है कि नहीं। लेकिन ये आपकी गतिशीलता बनी हुई थी, बनी हुई थी, बनी हुई थी, और एकाएक एक बाह्य बल कार्य कर गया, दाएं बाएं आजू बाजू कहीं से भी। और जैसे ही बाह्य बल कार्य किया, वैसे ही जो है अवस्था में परिवर्तन हो गई। जो गतिशीलता थी वो या तो स्लो हो गई, नहीं तो रुकी गए कि छोड़ो हटाओ। अब आईएएस बन के क्या होगा? जो आईएएस बनने के बाद चीजें मिलती हैं, उसके मिलने के आसार अभी नजर आ रहे हैं। तो फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ के व्यक्ति जो है स्थिर हो जाता है कि ठीक है, पहले इस पे फोकस कर लेते हैं। अब ये स्थिरता का जड़ तो चला होगा कुछ दिन तक, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, फिर जो है खबर पहुंच जाती है माता पिता तक कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में
कोई बहुत शुभचिंतक दोस्त होते वही पहुंचा देते हैं। तो माता पिता की तरफ से फोन आता है कि बस अगले महीने से जो है ना पैसा जो रिचार्ज करवा रहे थे एटीएम वो बंद। तो जैसे ही एक और बल लगा, तुरंत जो है स्थिरता का जड़ तो खत्म हुआ, गतिशीलता फिर पकड़ ली। तो चलता रहता है जीवन में, ये जीवन नहीं है। न्यूटन, मतलब आप अगर साइंस पढ़ेंगे ना बहुत गहराई से, हालांकि पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, तो आप पाएंगे कि साइंस में भी 10-15 रूल्स हैं जो पूरे साइंस में है। मतलब वो पूरे साइंस के अंदर वही सब चल रहा है, उसी को अलग अलग लोग अलग अलग रूप में उसकी विवेचना करके, कोर प्रिंसिपल्स कुछ ही है। और फिर जब आप साइंस के साथ दुनिया को भी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो साइंस के रूल्स है वो नेचुरल रूल्स है, और जो नेचुरल रूल्स है वो सब जगह लागू होते हैं। मतलब वो फिलॉसफी में भी लागू हो रहे हैं, वो इतिहास में भी लागू हो रहे हैं, वो ज्योग्राफी में भी लागू हो रहे हैं, हर क्षेत्र में मानव के दिमाग से लेके, शरीर से लेके और फिजिकल वर्ल्ड सब में यही चल रहा है। बल्कि इसी सबको बताने के अलग अलग तरीके हैं। इसलिए आप देखेंगे कि अगर फिलॉसफी ऑप्शनल हो आपका, तो कई ऐसे वैज्ञानिकों को फिलोसफर के रूप में पढ़ते हैं। विज्ञान वाले में क्या करते हैं, उनको वैज्ञानिक मानते हैं, और फिलोसफी वाले क्या मानते हैं, उनको फिलोसफर मान लेते हैं, और फिर उसको पढ़ रहे होते हैं, है कि नहीं। खैर, तो आप समझ गए जीवन की गतिशीलता और जड़त्व। और एक और बात बताऊं कि इसमें भी एक नियम है, दूसरा नियम। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है, सोचिए, अपने ऊपर सोच के देखिए। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है कि वस्तु की अवस्था में जो परिवर्तन होगा वो लगाए गए बल के समानुपाती होगा। तो जो बल लगा, मान लीजिए कोई बल लगा आप पे, जब आप गतिशील थे तो, और बल लगा, तो छोटा मोटा बल लग जाता है कभी कभार, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मान लीजिए कोई बहुत ही अति बल लगा, ऐसा बल लगा कि सोचिए कि मतलब फिर लगा कि भाई ये तो जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए अब तो, तब तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया। क्योंकि मैं टीचर हूं तो मैं ऐसे चीजों से रूबरू होता रहता हूं, स्टूडेंट के प्रॉब्लम से, है ना। हाँ, होता तो कई बार होता है। मैं अपने बच्चे को छोड़ने, गिटार क्लास छोड़ने जाता हूँ संडे को, क्योंकि उस दिन ड्राइवर नहीं आता है तो मैं ही कभी कभी चलाता हूँ। तो जिस बिल्डिंग में गिटार क्लास चलता था उसका पहले, तो मैं नीचे छोड़ देता था, वो चला जाता था, मैं देखता रहता था कि चला गया, चलो भाई ठीक है, क्योंकि डॉग्स वॉग्स से तो थोड़ा सा डर लगता था। तो मैं देखा कि एक स्टूडेंट है, मतलब मुझे नहीं पता था कि मेरा ही स्टूडेंट है, क्योंकि कई बार आप क्लास में बैठते हैं तो अलग भाव में होते हैं, बाहर तो वो पहचान नहीं पाया मैं। लेकिन वो जो है एक थैली में पॉलिथीन में 2 ग्लास में जूस भरा हुआ लेके नीचे खड़ा के ऊपर देख रहा था ऐसे। तो मैं बगल में गाड़ी लगाया, मुझे क्या पता था कि भाई ये अपना ही स्टूडेंट है, और पुरानी बात है ये। तो उसने देखा ऐसे, पहले एक बार देखा, फिर पलट के देखा, फिर उसके कहा कि गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, जो भी था। तो जब जाहिर हो गई कि अपना ही स्टूडेंट था, मैंने बोला और ठीक है सर, हाँ ठीक है सर। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो, तो बोला कि नहीं सर बस ऐसे ही। अब सोचो, ये एक कहानी है। मेरे बेटे की जो है ना 1.5 घंटे की जो क्लास चलती थी गिटार की, तो मैं लौट के 1.5 घंटे के बाद आया, तब भी वो ऐसे ही देख रहा है। तो मैंने बोला कि कर क्या रहे हो तुम, तो बोला नहीं सर मैं ऐसे ही खड़ा हूं। तो सोचो उसकी स्थिरता की जरूरत का आप मान देखो, क्या मतलब जिद है, खड़ा है 1.5 घंटे से वहीं पे, कि कभी तो बालकनी से जो है ना। खैर, एनीवे, अब जड़त्व का मामला जो है उसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। जड़त्व का एग्जाम्पल यह है दैनिक जीवन में कि जैसे आप गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाई जाए तो आगे की तरफ आप झुकते हैं, क्योंकि गाड़ी जब चल रही है तो गाड़ी की गतिशीलता का जड़त्व है। गाड़ी और गाड़ी में बैठे हुए हर व्यक्ति द्रव्यमान है, मास है, पिंड है, और ये उसी स्पीड में रहना चाहते हैं। गाड़ी भी उसी स्पीड में रहना चाहती है, और उस गाड़ी पे बैठा व्यक्ति भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है तो उसी स्पीड में रहना चाहता है। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, ब्रेक एक बल है जो गाड़ी पे लगा, और गाड़ी स्थिर हो गई। लेकिन गाड़ी भी स्थिर होती है तो एकदम से स्थिर नहीं होती, उसमें भी थोड़े झटके लगते हैं, और जो व्यक्ति बैठा है वो उसी दिशा में गतिशील रहना चाहता है जिसके चलते वो आगे झुक जाता है। और आगे बहुत तेजी से अगर झुकेगा तो टकराएगा, एक्सीडेंट भी होगा। इसलिए कहते हैं कि गाड़ी में जब भी बैठे तो सेफ्टी बेल्ट या सीट बेल्ट लगा के बैठिए, क्योंकि 10, 20, 30 की रफ्तार में तो चलिए उतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब गाड़ी की स्पीड 100 होगी, 80 होगी, या 100 से ऊपर होगी, जो यहां पे अलाउड है, और उस समय अगर कोई एकदम से ब्रेक लगा दे, या फिर कभी गाड़ी
टकरा भी जाती है किसी चीज से, कोई गाड़ी खड़ी है उसे टकरा टकरा गई। तो 100 की स्पीड में अगर आप हैं गाड़ी के अंदर, तो आपकी बॉडी की स्पीड भी कितनी है, 100 की है, और वो 100 की स्पीड मेंटेन रखना चाहता है, और गाड़ी एकदम से रुकी, ब्रेक ही दबा दिया ड्राइवर ने, तो क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी आगे वाली सीट से टकराएगी। और नहीं तो फिर अगर आगे बैठे हैं तो आगे का कांच तोड़ के रोड पे बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए हैं। महाराष्ट्र के सीएम थे गोपीनाथ मुंडे, दिल्ली में देहांत हो गया। कारण है कि एयरपोर्ट जा रहे थे 3:30 बजे सुबह, और 3:30 बजे एयरपोर्ट जाओ तो मन करता है कि बस एयरपोर्ट से ना उड़े, घर से ही उड़ जाए। बड़ी स्पीड से चलाते हैं गाड़ी, और एक गाड़ी इधर से जा रही थी इनकी, लगभग 150 की स्पीड रही होगी, या मान लीजिए 120 की रही होगी, और एक गाड़ी उधर से आ रही है, उसकी भी स्पीड उतना ही है, दोनों टकराया। अब जो मुंडे साहब थे वो सीट बेल्ट नहीं पहने थे, पीछे बैठे थे, और पीछे बैठने पे सीट बेल्ट पहने ना पहने वाले स्तर पे पहले नियम नहीं था, अब तो उस पर भी नियम कायदे लागू करने की कोशिश की जा रही है। तो उनकी पूरी बॉडी आगे वाले सीट से टकराई और इंटरनल हैमरेज हुआ, मर गए। अभी एक और जो टाटा कंपनी के एक एम्प्लाई थे, साइरस मिस्त्री, उनका भी डेथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि पीछे वाले सीट पे बहुत तेज गति से गाड़ी चलाने के चलते उनका देहांत हो गया। तो लिखिए, चलती गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाने पर, चलती गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाने पर गतिशीलता के जड़त्व के कारण, गतिशीलता के जड़त्व के कारण व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, आगे की ओर झुक जाता है। ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए, ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए गाड़ी में सेफ्टी बेल्ट लगाया जाता है, गाड़ी में सेफ्टी बेल्ट लगाया जाता है। गाड़ी में सेफ्टी बेल्ट लगाया जाता है, राइट। फिर लिखिए दूसरा नियम, तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम, सेकंड, और उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि वस्तु में संवेग परिवर्तन का दर, जो वस्तु में परिवर्तन हुआ उसका दर लगाए गए बल के समानुपाती होगा, जितना बल लगाएंगे उतना ही परिवर्तन होगा। तो लिखिए, किसी वस्तु में या किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन का दर, संवेग परिवर्तन का दर उस वस्तु पर लगने वाले बल के समानुपाती, उस वस्तु पर लगने वाले बल के समानुपाती और बल की दिशा में होता है, बल की दिशा में होता है। तो संवेग एक नया टर्म आया, उसको भी हम समझेंगे कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन का दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती और बल की दिशा में होता है। तो आप देखें, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू एम ए, और हमें पता है कि A इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन टी। तो हम इस फॉर्मूला को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू एम वी अपॉन टी, अगर इस वैल्यू को हम डाल दे तो। और ये जो एम वी है ना, इसी को P कहते हैं, यही क्या है, संवेग है, यानी वस्तु के द्रव्यमान और द्रव्यमान के साथ उसकी वेलोसिटी mv, ये जो है आपका संवेग है। तो आप mv के बदले में p भी लिख सकते हैं, हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें इस स्तर पे कुछ पढ़ना ही नहीं है। हाँ, लेकिन यह जरूर है कि बलों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूला को जरूर समझें। बल का सबसे डिटेल्ड फॉर्मूला यही है कि कितना बल आरोपित होगा, बल को मैनेज कैसे किया जाएगा, कैसे बल घटाया जाए, कैसे बल बढ़ाया जाए, और कई सारे सवालों के जवाब यहां से निकल आएंगे। तो पहली बात, संवेग एक राशि mv, मास के साथ अगर एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो बल, और सिर्फ वेग को मल्टीप्लाई किया तो संवेग।
हम इसके बारे में आगे भी बातें करेंगे। इससे क्या निकल के आया? इससे ये निकल के आएगा कि एफ जो है यानी बल जो है वो किन किन कारकों पर डिपेंड करता है। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, कह सकते हैं। द्रव्यमान जितना ज्यादा बल का मान उतना ज्यादा। किसी के पैर के ऊपर हम 50 ग्राम कोई चीज गिरा दें या 5 kg गिरा दें, तो चोट किससे ज्यादा लगनी है? 5 kg से। बल ज्यादा आरोपित किससे होगा? 5 kg से। तो क्लियर है। दूसरा, एफ की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? वेलोसिटी पे, गति से। हम अगर किसी 5 ग्राम की वस्तु को या 50 ग्राम की वस्तु को ऐसे छोड़े तो पैर पे गिरा, और बंदूक में भर के गोली की तरह मार दे तो पैर से आर पार निकल जाएगा। द्रव्यमान तो कम है, लेकिन इस बार बल क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमने उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी। हम छोटे कंकर से ऐसे फेंक दें तो शायद कम चोट लगे, लेकिन उसी को गुलेल में रख के अगर हम दाग दे तो क्या होगा? बहुत चोट लगेगी, क्योंकि आपने v का मान बढ़ा दिया। और दूसरी बात कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। समय के मान को हम बदल के कम ज्यादा करके बलों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम बलों को जब भी मैनिपुलेट करना चाहते हैं हम इन्हीं 3 चीजों पे काम करते हैं, और कई एग्जांपल हैं इसके, है ना। कई बार हमें बल कम करना होता है ताकि चोट कम लगे। जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी चाहता है कि जब वो बॉल को कैच करे तो बॉल के द्वारा आरोपित बल उसकी हथेली पे कम लगे, क्योंकि अगर ज्यादा बल लग गया तो फिर हथेली में चोट लगेगी, उंगलियां टूट जाएंगी। तो वो करता क्या है? अब देखो, बॉल के द्रव्यमान को क्या वो कम कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या बॉल की गति को, वेग को कम कर सकता है? नहीं, क्योंकि उसने फेंका। बाउंड्री पे खड़ा खिलाड़ी को पता है कि कितने फोर्स से वो फेंकेगा, कितनी गति वो बॉल को देगा, कितना वेग उस बॉल को देगा कि वहां तक पहुंचेगा। लेकिन खिलाड़ी के हाथ में जो कैच कर रहा है उसके हाथ में एक ही चीज है, और वो है बॉल के स्थिर होने में लगा हुआ समय को वो बढ़ा सकता है। तो 2 तरीके हैं। एकदम से ऐसे हाथ बढ़ा के कैच कर ले, तो हाथ बढ़ा के ऐसे कैच करेगा तो फिर समय का मान बहुत कम है और फिर चोट ज्यादा लगनी है। लेकिन वो बॉल को अपनी तरफ लेके आता है, यानी कि बॉल को पकड़ता है और फिर अपनी शरीर की तरफ उसको उसी दिशा में उसको पीछे की तरफ लेके आता है। तो वो क्या करता है? समय के मान को बढ़ाने की कोशिश करता है, और समय की मान में अगर थोड़ा भी बढ़ गया तो उसी अनुपात में बल क्या होगा? कम हो जाएगा। तो कई बार वो बलों को आधा कर देता है, क्योंकि पहले वो बॉल जो था 0.1 सेकंड में रुक रहा था, अब हाथ पीछे करने में 0.2 सेकंड कर दिया। तो जैसे 0.2 सेकंड हुआ तो आरोपित बल का मान आधा हो गया, तो हथेली पे चोट कम लगेगा। तो हमने तो मैनिपुलेट किया। या आपने देखा कि कराटे का खिलाड़ी जो होता है, मार्शल आर्ट का खिलाड़ी, वो लकड़ी, पत्थर या ईंट वगैरह को कराटे से तोड़ देता है, प्रहार करके तोड़ देता है। तो कैसे तोड़ता है? और ऐसा भी नहीं होता कि कराटे का खिलाड़ी जो है या मार्शल आर्ट का कोई जो खिलाड़ी है वो बहुत वजन ही है, उसका वजन बहुत ज्यादा है। ब्रूसली को आपने देखा होगा, 45-46 kg का आदमी था वो, और उसके पास जो टेक्निक ज्यादा थी। तो फिर कैसे कर लिया उसने? तो जाहिर सी बात है, ईंट को तोड़ने के लिए, अगर आप ईंट तोड़ना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बल का मान तो ज्यादा देना पड़ेगा। ईंट तभी टूटेगा जब फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा, और फोर्स अप्लाई करने के लिए हमें 3 चीजों पे काम करना है, मास पे, वेलोसिटी पे और टाइम पे। तो सबसे पहले मास में क्या है कि जब कराटे का खिलाड़ी या कोई भी मार्शल आर्ट का खिलाड़ी जब किसी ईंट को तोड़ता है तो अपने शरीर के अधिकतम द्रव्यमान को उसके ऊपर डालने की कोशिश करता है। वो ऐसे खड़ा होकर नहीं मारता, वो बल्कि इस तरीके से मारता है कि पूरी बॉडी की मूवमेंट उस पर लगे, है ना। आप देखेंगे तो ध्यान से उसके अगर एक्शन को देखेंगे तो ये नहीं कि सिर्फ इतने के एक्शन से, ये हाथ के, अब अगर इसके एक्शन से मार रहे हैं, सिर्फ इसके एक्शन से मार रहे हैं, तब तो ये 2-4 kg का मामला ही है। मान लीजिए एक आम आदमी का वजन 65 kg है, तो 65 kg का खिलाड़ी अगर है वो, तो वो चाहता है कि 40 kg तक, 30 kg तक द्रव्यमान आरोपित हो। तो वो क्या करता है? पूरे बॉडी को ऐसे लेके आता है। समझ में आ रही है? जब ऐसे लेके आएंगे तो पूरा कमर से ऊपर की पूरी बॉडी का द्रव्यमान इन्वॉल्व हो रहा है। तो बॉडी के जितना भी द्रव्यमान है उसको इन्वॉल्व करना है मैक्सिमम। तो एम का मान क्या होगा? बढ़ जाए, तो फोर्स का मान भी बढ़ जाएगा। हम और आप शायद तोड़ने की कोशिश करें तो दिमाग में एक बात होगी कि हम ईंट रख देंगे और यहां से तो बहुत तेजी से लेके आएंगे, लेकिन यहां आते आते मन में शंका होगी और स्पीड क्या हो जाएगा? कम, और चोट लगेगी खुद को। लेकिन उसमें वो वाली बात नहीं होती। वो जानता है कि बस स्पीड नीचे आते आते तक मैक्सिमम बढ़ा देना है।
तो पहली बात उसने क्या किया, 65 kg के शरीर के 30-35 kg के द्रव्यमान को इन्वॉल्व किया। अब उसकी टेक्निक और ट्रेनिंग है, जाहिर सी बात है। और दूसरी बात उसने ये भी किया कि जब वो प्रहार किया तो प्रहार करने में इस बात को ध्यान रखा कि बहुत तेजी से प्रहार करना है, वेलोसिटी क्या करनी है, बढ़ानी है। तो v बढ़ गया तब f का मान बढ़ गया, और वेलोसिटी तेज होगी तो फिर टाइम का मान तो ऐसे भी कम होगा। आप देखेंगे कि ये सब काम करने में कोई धीरे से नहीं होता, अब पलक झपकते ही कर देता है वो, क्योंकि इतनी तेज गति से वो आता है कि वेलोसिटी ज्यादा और टाइम कम, है कि नहीं। तो अगर इस तीन बात का ध्यान रखे तो आप में से कोई भी ईंट तोड़ सकता है। तो आज प्रैक्टिस कीजिएगा, टूटेगा, हाँ मतलब कुछ ना कुछ तो टूटेगा। लिखिए, कराटे का खिलाड़ी, कराटे का खिलाड़ी तेज गति से प्रहार कर, तेज गति से प्रहार कर ईंटों को तोड़ देता है, ईंटों को तोड़ देता है, क्योंकि वह द्रव्यमान और वेग के मान को बढ़ाकर, द्रव्यमान, द्रव्यमान को कैसे बढ़ाएगा बताया है आपको, बॉडी को इन्वॉल्व करके, द्रव्यमान और वेग के मान को बढ़ाकर अधिक बल की प्राप्ति करता है, अधिक बल की प्राप्ति करता है। राइट, तो क्लियर करना है इस बात को कि भाई द्रव्यमान कैसे बढ़ाया, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉडी, है ना, और उसके बाद वो करता है। कई बार आपने देखा होगा आजकल खूब रील पे आता है कि इतनी दूरी से भी ईंट तोड़ देते हैं वो, है ना, 1 इंच 2 इंच से ईंट तोड़ रहे हैं। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो वो जर्की मूवमेंट पूरे बॉडी की होती है, वो नहीं कि बस इसी से कर रहा है, वो पूरे बॉडी को एक झटके से बहुत तेज गति से ईंट पे प्रहार करता है। तो उसने क्या कर दिया, पूरे बॉडी को एज इंस्ट्रूमेंट यूज किया। हाथ जो है उसका एक समझिए आगे का हिस्सा है, और पूरे बॉडी की मूवमेंट से उसने बल का मान बढ़ा दिया, स्पीड बहुत ज्यादा रखी। और ये तभी होगा जब ट्रेनिंग होगी। इसलिए तो कहते हैं कि मार्शल आर्ट शारीरिक मजबूती तो देता ही है, साथ साथ आपको मानसिक तौर पे मजबूत करता है। क्यों? क्योंकि हम और आप डरेंगे कि मारेंगे तो हाथ टूट जाएगा, छिल जाएगा, कट जाएगा, और वो इसी चीज से मुक्त हो चुका होता है और फिर प्रहार कर बैठता है ना। या फिर नॉर्मली आप देखते हैं कई जगहों पे, अगर आप कहीं से कहीं अखाड़े में जाएं, तो अखाड़े में जाएंगे तो क्या पाएंगे आप कि वहां की मिट्टी भुरभुरी बनाई जाती है, मिट्टी को बड़ा अच्छे से डेवलप किया जाता है। इंडिया में तो ट्रेडिशनली उस मिट्टी को बनाने के लिए घी, दूध सब डालते हैं, पूरा डाला जाता है उसमें, कई कई लीटर घी डाल देते हैं, कई सारे उसमें चीजें डालते हैं ताकि वो एक अलग मिट्टी हो जाए। खाड़े की मिट्टी विट्टी का बहुत वैल्यू है, जो लोग उसमें प्रैक्टिस करते हैं वो मंदिर से कम मान्यता नहीं देते। लेकिन चलिए ठीक है, जो भी है। अब उस मिट्टी की खास बात क्या है, उस भुरभुरी मिट्टी की, कि जब उस पर धोबी पछाड़ मारी जाएगी तो व्यक्ति जब गिरेगा तो उस मिट्टी में धसेगा, और धसेगा तो उसमें समय का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही टाइम का मान बढ़ेगा बलों का मान कम हो जाएगा। नहीं तो धोबी पछाड़ मार दिया तो वजन तो उसी का है, और पहलवान का वजन तो होगा 80-90 kg के आसपास, 100 kg। दूसरी बात कि जो है गति है उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते, तो क्या बदल सकते हैं, फर्श पे जब वो गिरा तो उसको धंसने में लगा हुआ समय। गद्दे पे अगर हम किसी को पटक देते हैं तो कम चोट लगती है, क्यों? क्योंकि गद्दा जो है उसको समय के मान को बढ़ा देता है, थोड़ा सा वो धंसते हुए फिर जाके रुकेगा। लेकिन उसी व्यक्ति को अगर हम पत्थर पे पटक दें तब तो गिरा और रुका, तो वहां समय का मान क्या है, बहुत कम, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, तो बल का मान बहुत ज्यादा है ना। तो कई जगहों पे इसमें कोई 1 2 5 एग्जाम्पल नहीं है, हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं। बस हमें अगर ये तीन चीजें याद हैं तो क्वेश्चन जब पूछेगा तो हम उसको रिलेट कर पाएंगे, और फिर उसके आधार से हम आंसर निकाल पाएंगे। एनीवे, तीसरा नियम, तीसरा नियम, तीसरा नियम बहुत कॉमन है, क्रिया प्रतिक्रिया, है ना। तो लिखिए तीसरा नियम, और लिखिए एक वस्तु दूसरी वस्तु पर, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर क्रिया के रूप में जितना बल लगाती है, क्रिया के रूप में जितना बल लगाती है, दूसरी वस्तु उतना ही बल, दूसरी वस्तु उतना ही बल
प्रतिक्रिया के रूप में लगाती है, प्रतिक्रिया के रूप में लगाती है। राइट, कोई दिक्कत? तो नॉर्मली हम इसके कई एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि बंदूक से गोली दागते समय गोली आगे निकलती है क्योंकि बंदूक ने गोली पे बल लगाया, और गोली ने उतना ही बल किस पे लगाया? बंदूक पे। तो बंदूक पीछे की तरफ झटका मारती है। तो जब भी हम बंदूक से गोली दागते हैं तो पीछे की तरफ झटका जो लगता है वो प्रतिक्रिया बल के कारण लगता है कि नहीं? या फिर जब किसी तोप से गोले दागे जाते हैं तो देखते हैं तोप भी एक झटके के साथ पीछे आता है। तो एक पॉइंट लिख लीजिए, बंदूक से गोली दागने पर, बंदूक से गोली दागने पर विपरीत दिशा में बल लगता है, विपरीत दिशा में बल लगता है, जिससे पीछे की ओर झटका लगता है, पीछे की ओर झटका लगता है। राइट। अब सवाल है कि एक बात आपको समझ में आती होगी कि गोली तो बड़ी तेज गति से गई, अगर बंदूक ने गोली पे बल लगाया तो गोली की स्पीड तो बड़ी तेज थी, लेकिन गोली ने उतना ही बल जब बंदूक पे लगाया तो बंदूक उतनी स्पीड से पीछे तो नहीं आई। गोली की स्पीड इतनी थी कि वो दीवार से पार हो गया, लेकिन बंदूक को कंधे पे टिका के हम अगर फायर कर रहे हैं तो हल्का झटका लगा, मतलब झटका ठीक ही ठाक लगता है, लेकिन फिर भी उतनी तो नहीं लगती जितना कि गोली ने दीवार पे एक छेद कर दिया। तो उसके पीछे रीजन ये है कि बल तो दोनों का बराबर है। जैसे कहें कि एफ ऑफ गन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ बुलेट, तो गन के और इसके दोनों के जो फोर्स है वो बराबर है। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या हम कि इसका जो एफ है वो एम बी अपॉन टी है, किसका? गन का, गन का है, और इसका जो है वो भी क्या है? एम बी अपॉन टी है। अभी फॉर्मूला पढ़ा था ना, एम बी अपॉन टी। तो एफ इज इक्वल टू एम ए, और ए की वैल्यू पे हमने वी अपॉन टी रखा था। अब क्या है कि आपने जब फायर किया, जिस पॉइंट पे आपने फायर किया, तो समय तो दोनों के लिए बराबर है, तो टी की वैल्यू दोनों तरफ बराबर है, तो टी छोड़ दो, टी दोनों तरफ बराबर है, काट दो, तो फिर बेसिकली क्या बचा? एम वी और एम वी। अब ध्यान से देखिएगा आप, एम वी का मान और इसके एम वी का मान, दोनों का मान बराबर है। गन जो होती है ना, पर्पसली उसका द्रव्यमान ज्यादा रखा जाता है। आप किसी बंदूक को उठाएं अगर आप, तो आप पाएंगे कि बंदूक का द्रव्यमान सामान्य तौर पे उस आकार की वस्तु से कहीं ज्यादा है कि नहीं? तो कभी ऐसा मौका मिला कि जब किसी गन को, पिस्टल को आपने उठाया हो एनसीसी वगैरह में, है ना? ठीक है, मैंने बंदूक उठाने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसी एनसीसी वगैरह में तो मौका मिल ही जाता है सारे के सारे आर्म्स उठाने का। तो उस पॉइंट पे आप देखेंगे कि जैसे ही आप उस उठाएंगे तो आपको लगेगा कि दैनिक जीवन में जो सामान्य वस्तुएं उस आकार की हैं, लोहे की भी, उससे उसका वजन क्या है? ज्यादा लगता है। इसलिए क्योंकि ज्यादा बनाया गया है, उसमें लोहे का प्रयोग जानबूझ के ज्यादा किया गया है। और लकड़ी का प्रयोग भी हुआ है तो ऐसी लकड़ी का प्रयोग किया गया है जिसकी वजन, भार ज्यादा हो। हल्की लकड़ी का प्रयोग नहीं करते, ताकि इसके द्रव्यमान का मान क्या हो? ज्यादा, और इसका द्रव्यमान कम। बुलेट कितना है? बुलेट तो 25 ग्राम का है, तो बुलेट का द्रव्यमान कम है। अब सोचो, इसका द्रव्यमान ज्यादा, इसका द्रव्यमान कम, और दोनों बराबर है, दोनों का गुणनफल बराबर है, तो इसका मतलब क्या है? इसकी वेलोसिटी कम होगी और इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। यही तो होगा। मैं अगर कहूं कि ये भी 500, ये भी 500, ये भी 500 और ये भी 500, और इसका वजन ही है 500, तो भी क्या होगा? एक होगा। तो ये होगा 500 मल्टीप्लाइड बाई 1, और यहां पे क्या हो गया? उल्टा हो सकता है। इसका वजन है 2, तो जाहिर सी बात है 500 फिर लाना है, तो मल्टीप्लाइड बाई कितना? 250। तो इसकी द्रव्यमान कम है तो स्पीड कितनी की मिल गई? 250 की। इसकी द्रव्यमान हमने जानबूझ के ज्यादा रखी है ताकि स्पीड हमें क्या मिले? कम मिले, तो झटका जो है वो कम लगे। तो बंदूक को, तोप को हम विशाल बड़े क्यों बनाते हैं? खूब लोहा का प्रयोग क्यों करते हैं? कई बार आपके दिमाग में आया कि इतना टैंक बना रहा है तो हल्का टैंक बना लो भाई,
तो हल्का टैंक बना लिया अगर आपने, और उसके बाद गोला दाग दिया, तो गोला उधर, टैंक पलट के पीछे। है कि नहीं? तो टैंक को बनाना ही है पूरा पावरफुल, हेवी। है कि नहीं? जैसे एनसीसी वगैरह में कई बार लाइट मशीन गन चलवाते हैं, पहले तो डमी चलवाते हैं, फिर अगर आप आर्मी अटैचमेंट काम करेंगे तो मौका मिलेगा आपको चलाने का। तो वहां पे उसको चलाने के लिए वो बहुत भारी होता है भाई दिव्य। मतलब हम लोग जब एनसीसी कर रहे थे तो 3 हमें मिलता था ट्रेनिंग के लिए। डमी, डमी का मतलब खराब हो चुका। और खराब हो चुके में हम लोग प्रैक्टिस क्या करते थे, तो कितनी जल्दी उसको असेंबल करना है और कितनी जल्दी उसको खोल के डिसेंबल करना है। तो असेंबल डिसेंबल चल रहा था, बस यही खेल रहे थे। और डमी फायर का मतलब होता है बिना गोली का उसको लोड करके चलाना है, प्रैक्टिस। क्योंकि वो नॉर्मल कैंप जो होते हैं उसमें यही कराते हैं। तो हम लोग को खबर लगी कि आज जो है लाइट मशीन गन मिलने वाला है। तो लाइट मशीन गन लाने के लिए जो उनका कमरा होता है जहां पे सारे आर्म्स रखे होते हैं, सारे डमी होते हैं लगभग। तो लगभग 9 लड़के हम लोग गए, 3-3, वो 3x3 के फॉर्मेशन में चलना होता है वहां पे। और मैं आगे था, मेरे पीछे मेरा एक दोस्त था, और ऐसे ही था। तो जो आगे वाले थे उनको दे दिया। अब जीवन में पहली बार लाइट मशीन गन उठाया, तो हमने तो उठाया, हम तो लकी मान रहे थे कि हमें मौका मिला। बाकी का 6 जो हमारे पीछे है, हम आगे 3 वाले बड़े खुश थे कि हमें मौका मिलेगा क्योंकि हम आगे खड़े हैं। अच्छा, एनसीसी वगैरह में जो कह दिया वो कह दिया। उसने कहा कि आगे आप लोग आ जाओ, तो आप लोग आ जाओ, आप बदल नहीं सकते, बदले तो बहुत पिटाई करेंगे। अभी एक वायरल भी हुआ है किसी एनसीसी कैंप का ट्रेनिंग, इसमें प्लान करवा रहा है और बढ़िया से जो है कूट रहा है उसको। तो ये सब चलता रहता है उधर, है ना? तो हम लोगों ने उठा लिया उसको। उठाया तो पता चला कि बहुत भारी है ये तो। मतलब कुछ नहीं तो 35 से 40 केजी का लगभग होगा। 12th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा खुद 40 केजी के, और 40 केजी का बंदूक उठाया। ऊपर से बंदूक में हैंडल लगा होता है उसमें, तो हैंडल उठा के बोला कि हैंडल नहीं उठाना है, कंधे पे रखो, और कंधे पे ऐसे रखो, और नीचे इतना ही ऐसे करके, इतनी ही चौड़ी जो है ना उसकी जगह है, और लोहे की है, ये भी नहीं कि गद्दा वद्दा लगाओ, नहीं। अब कंधे पे लेके चल रहे हैं ऐसे, नोजल पकड़ के उसका। हालत खराब हो गई, 5-10 कदम के बाद ही लगा कि कंधा कटेगा। पीछे वाला दोस्त बोला है कि मुझे दो, मुझे दो। उसको लग रहा है कि इसको सुख मिल रहा है बंदूक छूने का, हमें तो मिल नहीं रहा है। तो वो जैसे ही वो आगे गए, जो ट्रेनर होते हैं, आर्मी के लोग होते हैं, तो मैंने उसको दे दिया। मैं कहा पकड़ो। उसके बाद वो कुछ देर बाद कर रहा है ले लो। मैंने कहा अब नहीं। है ना? तो मामला वही होता है कि बंदूक इतनी भारी इसलिए क्योंकि जब झटके कम लगे। अब सोचो, एलएमजी से 9 mm की गोली निकलती है, मोटी वाली। तो एलएमजी चलाने का हिसाब किताब क्या है? स्टैंड, उसमें स्टैंड लगा होता है, स्टैंड लगाओ, लेट के चलाओ। आप एलएमजी खड़ा होकर नहीं चला सकते। रीजन उसके पीछे ये है कि वो आपने देखे होंगे फिल्म में, वो जो क्या नाम है, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, उसकी एक सीन बहुत फेमस है एक फिल्म में, कि वो 2 एलएमजी ऐसे पकड़े हुआ है हाथ में, और खड़ा होकर ऐसे चला रहा है ना? दिखने में लगता है कि एलएमजी खड़ा होकर चला रहा है। लोगों ने बड़ी तारीफ की उस सीन की, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि इंसान 2 एलएमजी एक नहीं चला पाए, क्योंकि उसकी रिक्वायर्ड वेलोसिटी इतनी तेज है कि गिर जाएगा इंसान, चोट लगेगी। तो पहले स्टैंड पे लगाइए, फिर लेट जाइए, लेटने के बाद एलएमजी का जो बट है उसको आप अपने कंधे से खींच के जोड़ लीजिए अपनी तरफ। तो उससे क्या हो गया, 40 केजी का एलएमजी और 50-60 केजी का व्यक्ति, तो वो मिलके कितना हो गया, 90 केजी। अब द्रव्यमान का मान कितना है, 90 केजी। और लेटना है, और लेटना ऐसे है कि चेस्ट के नीचे की पूरी बॉडी जमीन से टच हो। ये नहीं कि आप अपने अंगूठे पे नहीं आप रख सकते। जैसे पैर जब नॉर्मली लेटेंगे तो क्या होगा, पैर हमारा कैसे रहेगा, अंगूठे पे रहेगा, तो वो भी गैप हो जाएगा। वो भी नहीं, पैर को ऐसे कर लेना है। ऐसे इसलिए करना है कि पूरी पैर जमीन से टच हो, है कि नहीं? अब पैर ऐसे करना, ये तो भाई एक सामान्य व्यक्ति कोई आर्मी में थोड़े ना काम करता है कि उसको ये याद रहेगा। तो मुझसे, मैंने, हालांकि वो एलएमजी चलाने की बात नहीं थी, लेकिन मुझसे बार बार वही होता था कि पैर ऐसे ही रह जाता था। तो ट्रेनर तो 1-2 बार बोलता है, उधर सेना का आदमी होता है, वो 1-2 बार बोलता है कि पैर ठीक करो, पैर ठीक करो। 2 बार मैंने ठीक नहीं हुआ, तो उसने कहा पैर ठीक करो, और पैर ठीक करके पैर पे खड़ा हो गया। बोला अब चलाओ। 70-80 केजी का आदमी, और जूता आप उनका देखते हैं नीचे, जूते के नीचे क्या लगा होता है, लोहा, और उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। हालांकि मेरे भी जूते वैसे ही थे, लेकिन फिर भी अगर पैर पे चढ़ जाए
और बोला चलाओ अब आराम से, कोई उसको दया भावना कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं होता है। तो उसके पीछे भी रीजन यही है कि अगर बॉडी पूरी जमीन से टच रहेगी तो 40 kg का एलएमजी, 50 kg का इंसान, 90 kg, और जमीन से जो टच किया आपने बॉडी को, तो जमीन के द्रव्यमान का भी कुछ भाग इस पूरे सिस्टम के साथ जुड़ जाएगा। तो 20, 25, 30, 40 kg जमीन का द्रव्यमान भी उसके साथ जुड़ गया, तो टोटल वेट कितना हो गया, टोटल द्रव्यमान कितना हो गया, 150 kg। अब आप एलएमजी से ब्रश फायर कर सकते हैं, मतलब लगातार जो धड़ धड़ गोली निकलती है वो वाली काम कर सकते हैं, तो झटका कम लगेगा, चोट कम लगेगी। तो सारा सिस्टम उसी हिसाब से है कि कुल मिला के क्या करना है, आपको द्रव्यमान को बढ़ाना है। तो बंदूक की वजन बढ़ाओ, बॉडी के साथ जोड़ के चलाओ, और अगर बहुत बड़ी वाली गोली है, 9 mm गोली है जिसकी रिक्वायर ज्यादा आएगी, तो उसमें आप जमीन पे लेट जाओ ताकि जमीन के द्रव्यमान का भी इस्तेमाल कर लो, या फिर टेक लगा लेते हैं लोग, पीछे जो है रेत की बोरियां रखी होती हैं, फिर वो लगाते हैं और फिर चलाते हैं ताकि रेत की बोरी का द्रव्यमान भी उसके अंदर आ जाए, है कि नहीं। एनीवे, तो फिल्मों में जो दिखाता है उसमें मत जाइएगा। जैसे कई एक हिंदी पिक्चर में दिखाया है कि एक मुकेश खन्ना जो भीष्म पितामह बने थे, वो एक बिल्डिंग में अकेले फंस गए, तो अपने दोस्तों को कहा कि तुम लोग भागो क्योंकि अब तो मरना तय है, तो जितने लोग जान बचा सकते हो जान बचा लो, और मैं इनको उलझा के रखता हूं, कुछ समय तक भागने का मौका मिलेगा। तो एलएमजी यहां 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 या चारों खिड़की पे लगा देते हैं और रस्सी बांध के उसको खींच रहे, कभी इधर से कभी उधर से कभी उधर से। आप बताओ ये काम करेगा? खिड़की पे रखा हुआ एलएमजी गोली चला पाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, फिजिक्स के हिसाब से काम खत्म। तो इंडिया में जो पिक्चर बनती है उसमें किसी भी वैज्ञानिक अवधारणाओं का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। साउथ का मूवी देख लो तो वो पहले गोली चलाता है, फिर देखता है अरे 2 आदमी हैं तो ब्लेड फेंक देता है आगे। गोली पहले चलाया है और गोली जा रहा है धीरे धीरे, फिर उसको लगता है कि अच्छा ये तो 2 है, तो गले में एक ब्लेड पहना हुआ है, वो ब्लेड निकाल के फेंकता है, ब्लेड आगे जाता है, गोली जो है ब्लेड के ऊपर आती है, गोली 2 भागों में बढ़ जाती है। एक उसको लगता है, एक उसको लगता है, दोनों मर जाता है। अब सोचो, है ना। तो खैर कोई मतलब ही नहीं है। एनीवे, एक पॉइंट लिखिए, दूसरा एक पॉइंट, जमीन पर पैदल चलता हुआ व्यक्ति, जमीन पर पैदल चलता हुआ व्यक्ति पीछे की ओर, पीछे की ओर पृथ्वी पर बल लगाता है, पृथ्वी पर बल लगाता है, जबकि पृथ्वी प्रतिक्रिया के रूप में व्यक्ति पर बल लगाकर, प्रतिक्रिया के रूप में व्यक्ति पर बल लगाकर आगे की ओर धक्का दे देती है, आगे की ओर धक्का देती है ना। तो हम जब चलते हैं, जब भी हम वॉक करते हैं, तो वॉक करने का प्रिंसिपल क्या है, हम पृथ्वी को पुश करते हैं पीछे की तरफ, अपने पंजे से हम पृथ्वी को पुश करते हैं। तो आप पृथ्वी को पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं, पृथ्वी को धकेल रहे हैं, और पृथ्वी आपको धकेल देती है। और जब पृथ्वी आपको धकेलती है तो आपके द्रव्यमान कम है तो आप आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या हम जो चलते हैं वो अपने लगाए गए बल के द्वारा चलते हैं या पृथ्वी की प्रतिक्रिया बल के कारण चलते हैं? लेकिन वही है, प्रतिक्रिया बल भी उतनी ही लगेगी जितना कि हम बल लगाएंगे। तो हमें अगर तेज चलना है तो हम पृथ्वी पे तेज बल लगाएंगे, ज्यादा बल लगाएंगे, तो पृथ्वी भी हम पे ज्यादा बल लगाएगी। तो आपने क्या किया, पृथ्वी को धक्का दिया पीछे की तरफ, पंजे से धकेलने की कोशिश की, पृथ्वी ने आपके ऊपर बल लगाया। अब पृथ्वी का द्रव्यमान सोचो कितना है, पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत है कि नहीं? बहुत है, क्योंकि बल जितना आपने लगाया पृथ्वी ने भी उतना ही लगाया। तो पृथ्वी का द्रव्यमान इतना ज्यादा है कि पृथ्वी के ऊपर एक जरा भी कोई भी वेलोसिटी में अंतर नहीं आया। आपके द्वारा लगाया गया बल के कारण पृथ्वी के वेग में कहीं कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, क्योंकि उसका द्रव्यमान बहुत बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारा द्रव्यमान क्या है, कम है, 50, 60, 70 kg। और फिर पृथ्वी ने जो बल लगाया, हमारा द्रव्यमान कम होने के चलते हमारी वेलोसिटी या हमारी गति हो गई, है कि नहीं? लेकिन अगर हम इसी चीज को दोहरा दें, अगर इसी एक्सपेरिमेंट को पृथ्वी पे ना करके
अगर केले के छिलके पे करें, कभी पैर केले के छिलके पे पड़ जाए, तो अब बल कहां लगा रहे हैं? केले के छिलके पे। तो क्या आप चलेंगे? नहीं, आप पीछे धक्का देंगे और वो चला जाएगा। या छोटे से बॉल पे या किसी लकड़ी के लट्ठे पे जब हम चलते हैं तो रोल करता है, क्योंकि आप जब उस पर बल लगाते हैं तो किधर किधर रोल करेगा? पीछे की तरफ। और उसके चलते आप गिर भी सकते हैं। तो हम चलते किसके लिए, कैसे हैं? प्रतिक्रिया बल के कारण। आगे लिखिए। रॉकेट की गति, किसी भी रॉकेट की गति, चाहे दिवाली की रॉकेट हो या पीएसएलवी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रॉकेट की गति, रॉकेट से निकलने वाली, रॉकेट की गति रॉकेट से निकलने वाली गैसों के प्रतिक्रिया बल के कारण होती है। गैसों के प्रतिक्रिया बल के कारण होती है। तो रॉकेट जब फायर होता है तो उसके अंदर से बहुत सारा ईंधन जलता है। रॉकेट के भार का सबसे अधिक भार ईंधन का होता है। तो रॉकेट का वजन अगर 5 टन है तो मान के चलिए 4 टन उसमें क्या है? ईंधन भरा हुआ है। और जब ईंधन बहुत सारी बड़ी मात्रा में जलता है तो ईंधन बहुत तेज गति से नीचे गैस के रूप में निकलता है। और फिर उसी गैस के नीचे निकलने से रॉकेट पे एक विपरीत दिशा में बल कार्य करती है और जो उसको ऊपर उठा देता है। दिवाली का रॉकेट या पीएसएलवी या जीएसएलवी, तो ये सारे एग्जांपल उसी के। अब आपने देखा कि ये जो एमवी है इसी को क्या कहते हैं? संवेग। और न्यूटन के गति के नियम को जब हमने संवेग के सिद्धांत पे और गति के और बल के सिद्धांत पे समझा, तो वहां पे एक और बात सामने आई और वह है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, है ना? ये भी बड़ा कॉमन डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत। और यह कहता है कि किसी भी सिस्टम पर अगर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो तो सिस्टम पे कुल संवेग का मान हमेशा एक ही रहता है। मतलब इसको समझना हो तो ऐसे मान के चलिए कि बंदूक और गोली एक सिस्टम है। बंदूक और गोली लोडेड है, लोडेड बंदूक गोली पड़ा हुआ है। तो लोडेड बंदूक और गोली पे कुल संवेग क्या है? एमवी का मान क्या है? 0 है, क्योंकि मास तो उसका है लेकिन वी तो कुछ भी नहीं है ना, गोली चल तो नहीं रही, तो 0 है। तो बंदूक से फायर करने के पहले उसके कुल संवेग का मान कितना है? 0। और फायर करने के बाद भी 0। तो फायर कर दिया तब भी 0, फायर नहीं किया तब भी 0। इसी को कहते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। कैसे? तो अभी अभी आपने देखा कि अगर हमने बंदूक लोड करके रखा हुआ है तो मास बंदूक का भी है और गोली का भी है ना? लेकिन वेलोसिटी नहीं है, जिसके चलते उसका संवेग 0 है। अब फायर कर दिया, तो फायर कर दिया तब भी संवेग 0 होगा। किसका? दोनों का मिला के। रीजन यह है कि अभी देखा आपने, इसके संवेग का मान कितना आया? 500। और इसका संवेग का मान कितना आया? 500। लेकिन अपोजिट है ना, विपरीत दिशा में है। तो 500 या 500 जोड़ेंगे तो क्या जुड़ के 1000 होगा या 0 हो जाएगा? ये दोनों तो 0 होगा। तो 500 500 0 हो जाएगा, क्योंकि बंदूक की संवेग की दिशा क्या है? पीछे की तरफ, कंधे पे। और गोली किधर? उधर। ये 500 का संवेग है और गोली पे भी 500 का ही संवेग है। ये बात अलग है कि गोली पे 500 के संवेग में, गोली पर 500 के संवेग में वेलोसिटी का मान कितना है? 250। गोली तेज गति से जा रही है लेकिन संवेग तो 500 ही है। और बंदूक के संवेग के मान भी 500 ही है लेकिन उसकी गति कितनी है? मात्र 1। लेकिन ये प्लस 500 है तो इसको माइनस लेना होगा, और प्लस माइनस 500 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो गोली दागने के पहले, गोली दागने के बाद कुल संवेग का मान 0 रहता है। लिखिए एग्जाम्पल। जैसे, अच्छा ये तो लिखा ही नहीं ना आपने, लिखिए। यदि किसी निकाय पर, यदि किसी निकाय पर, निकाय मतलब सिस्टम, यदि किसी निकाय पर असंतुलित बल असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा हो, असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा हो, तो इस निकाय के कुल संवेग का मान
तो इस निकाय के कुल संवेग का मान हमेशा संरक्षित रहेगा, हमेशा संरक्षित रहेगा। जैसे जैसे गोली दागने के पूर्व और गोली दागने के बाद, गोली दागने के पूर्व और गोली दागने के बाद बंदूक और गोली के कुल संवेग का मान बंदूक और गोली के कुल संवेग का मान शून्य होता है, शून्य होता है। राइट? एक और मामला है, दूसरा एग्जांपल लिखिए। दो वस्तुओं में टक्कर के पूर्व और टक्कर के बाद, दो वस्तुओं में टक्कर, एक्सीडेंट, दो वस्तुओं में टक्कर के पूर्व और टक्कर के बाद कुल संवेग का मान, कुल संवेग का मान समान रहता है। इसको भी समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कार खड़ी है और कार खड़ी है, इट्स नॉट मूविंग, है ना? तो ये कार जो है वो ऐसे ही खड़ी है, और कार जब खड़ी है तो मान के चलिए कि कार का जो मास है वो है 1000 kg और इसकी जो वेलोसिटी है वो है 0, क्योंकि कार खड़ी है ना? तो इसका मोमेंटम यानी पी की वैल्यू कितनी है? शून्य है। कोई दिक्कत तो नहीं है कि पी की वैल्यू शून्य है। एम वी इज इक्वल टू पी पढ़ा था अभी। और एक ट्रक है, मान लो कि एक ट्रक है, और ट्रक जो है बड़ा विशालकाय ट्रक है, बड़ा वाला ट्रक, कंटेनर वाला ट्रक, चक्के ही चक्के हैं। और ये ट्रक जो है, इसका वजन जो है, जाहिर सी बात है, इसका द्रव्यमान मान के चलिए कितना हो गया, 1,00,000 kg या 10,000 kg, मान लो ज्यादा हो जाएगा फिर, है ना? तो चाहे मान ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, 1,00,000 kg, राइट, 1,00,000 kg। और इसकी जो वेलोसिटी है वो है 10 km/h। तो पी की वैल्यू कितनी होगी? 10 लाख, है ना? हम इकाई छोड़ दें तो 10 लाख इसकी पी की वैल्यू है, तो पी की वैल्यू इसकी हो गई 10 लाख। ये इसकी पी की वैल्यू हो गई। अब सोचिए अगर ये कार इसको धक्का मारा, एक्सीडेंट, कोलिजन हुआ, कोलिजन हुआ, तो जाहिर सी बात है कि ट्रक की वेलोसिटी 10 की नहीं रहेगी, 10 से घट के कुछ तो कम हो जाएगी। 10 से घट के कितना हो गया? 9 हो गया, मान लो। क्या ट्रक के द्रव्यमान में कोई कमी आएगी? नहीं, ट्रक के द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आई। बस ये हुआ कि ट्रक की जो वेलोसिटी है वो 10 से घटकर 9। तो जब 10 से घट के 9 हुआ टक्कर के बाद, तो टक्कर के बाद जो मोमेंटम है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, उसमें वी की वैल्यू कितनी हो गई? तो वी जो है वो हो गया 9 km/h। द्रव्यमान तो वही रहा, तो पी की वैल्यू कितनी हो गई? 9 लाख। ये नए पी की वैल्यू है, यानी इसके पी में कितने की कमी आई? 1,00,000 की। ये वाला पी इसको ट्रांसफर होगा, है ना? फिजिक्स कहता है कि क्या कहते हैं, संवेग हमेशा कैसा रहेगा? संरक्षित। तो दिस पी विल बी ट्रांसफर टू इट। अब इसके पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नए वाले पी की वैल्यू 1,00,000। अब 1,00,000 होगी तो पता क्या चलेगा कि द्रव्यमान में कुछ बढ़ा क्या? नहीं, द्रव्यमान में नहीं बढ़ा, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ के कितनी हो गई? 100 km/h, है कि नहीं? इसलिए आप देखते हैं ना कि अगर ट्रक, कोई भारी ट्रक आ रहा हो और वो किसी गाड़ी को अगर धक्का मारता है तो गाड़ी उड़ जाती है, कई बार पलटती है ना? क्योंकि सोचो, अगर खड़ी गाड़ी को
एकदम से आके कोई ट्रक धक्का मारे तो इस गाड़ी पे संवेग 1 लाख ट्रांसफर हुआ, तो क्या 1 लाख संवेग द्रव्यमान को बढ़ाएगा? नहीं। खड़ी गाड़ी एकदम से 0 से 100 पे आ जाएगी, और 0 से 100 पे आएगी तो क्या एकदम से 100 पे आएगी, तो क्या होगा? वो चलेगा नहीं, वो टॉपल कर जाएगा, और पलटते पलटते वो 10-15 पलटने के बाद जाके फिर वो कहीं रुक रहा होगा। इसीलिए ट्रक से हमेशा बचना चाहिए। जितनी बड़ी वाहन हो उसे उतना ही खतरा है, और इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसकी स्पीड कितनी है। सोचिए, ट्रक की स्पीड कितनी थी? 10 थी, और फिजिक्स के नियम के हिसाब से ट्रक की स्पीड मात्र 10 है। लेकिन 10 की स्पीड की ट्रक भी अगर 1000 kg के किसी गाड़ी को टच कर देती है, टकरा जाती है, तो वो गाड़ी को कई किलोमीटर की रफ्तार से उड़ा देगी, पलट देगी, और लोग उसमें सारे मर भी सकते हैं, है कि नहीं? इसलिए आप देखेंगे कि जगह जगह पे ट्रकों के ऊपर एक नियंत्रण रखा जाता है। किस चीज का? स्पीड का भी, और एट द सेम टाइम लोडिंग की भी। अगर आपको लोड ज्यादा करना है तो फिर दूसरे ट्रक लेके आइए। हर ट्रक की लोडिंग कैपेसिटी क्या है? अलग अलग है। इसलिए अलग अलग है कि हर ट्रक की लोडिंग कैपेसिटी अलग अलग रखने के पीछे एक रीजन क्या है? कि ब्रेकिंग पावर सबकी अलग अलग है। जो कंटेनर वाले ट्रक है उसकी ब्रेकिंग पावर अच्छी है, वो बहुत लोड लेके जा रहा है, वो 1 लाख kg लेके जा रहा है, लेकिन उसकी ब्रेकिंग सिस्टम ऐसी है कि ब्रेक लगाएगा तो लग जाएगा और एक्सीडेंट होने से बच भी सकता है। लेकिन छोटे ट्रक के ऊपर अगर आपने लोहा ही लाद दिया और इतना लोहा डाल दिया कि अब उसकी वजन बहुत बढ़ गई, अब उस ट्रक को चलाने के बाद चल तो वो जाए, लेकिन रोकने के लिए जब ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक सही ढंग से काम नहीं करेगा, और यह चलता फिरता मौत का सामान है। इसलिए जो पुलिस होती है वो हर जगह चेक पोस्ट पे रुक कर और शहर में एंटर करने वाली, बाहर जाने वाली गाड़ियों के ऊपर नजर रखती हैं कि उनके ऊपर वजन ठीक है कि नहीं, है कि नहीं? तो ये भी मामला है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए अगर आपका एक दुबला पतला दोस्त हो 40 kg का, और वो 40 kg के ही साइकिल पे चढ़ा हुआ हो और एकदम तूफान गति से आ रहा हो। एक आध सीन ऐसे देखने को मिल जाते हैं, और बोला कि रुकेंगे नहीं, चाहे जो कर लो, भाग रहा है आपसे, आप सामने से रोक लोगे, क्योंकि पता है कि तूफान गति साइकिल का कितना होगा? 40। साइकिल भी लोग 40 से चला लेते हैं, मैंने देखा है। एक आध बार मुझे मेरी गाड़ी से ओवरटेक करके साइकिल वाला निकल गया, हाथ देखे ऐसे, रुको जाना है मुझे बाएं तरफ। तो मैंने देखा मेरी स्पीड कितनी है, तो 40, वो 45 से चल रहा है, पूरा दमदार तरीके से पेडल मारे जा रहा है। तो मान लीजिए 40 और 40 की स्पीड से वो चल रहा है, और 80 kg टोटल वजन है, तो मोमेंटम कितना होगा, बल कितना होगा? रोक लेंगे। लेकिन वही 40 kg का दोस्त एक दिन बुलेट पे सवार होकर आया, 300 kg का बुलेट, और उसकी स्पीड जो हो वो 40 इस बार ना हो, 20 ही हो, तभी उसके सामने आने की जरूरत आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पकड़ने की कोशिश की, हैंडल पे बिठा के चला जाएगा वो, है कि नहीं? आपका बल जो होगा वो काफी नहीं होगा। तो ये संवेग का ही मामला है। तो संवेग संरक्षण टक्कर से पहले, अब टक्कर से पहले कितना था देखो, टक्कर से पहले कितना था, टोटल कितना था? ये यहां पे ये 0 और ये 10 लाख, तो टक्कर से पहले कुल कितना था? 10 लाख। टक्कर के बाद भी कितना है? 10 लाख। 9 लाख और 1 लाख यहां संवेग किसका? सिस्टम का। तो टक्कर से पहले ट्रक और कार के कुल संवेग का मान 10 लाख था, टक्कर के बाद भी कार और ट्रक के कुल संवेग का मान 10 लाख ही है। तो संवेग संरक्षण कहते हैं कि किसी एक वस्तु में संवेग कम हुआ, लेकिन टक्कर के दौरान जितना संवेग ट्रक का कम हुआ वो ट्रांसफर किसको हुआ? कार को। कुल संवेग वही रह गया। एनीवे, ये बात तो हो गई। अब आइए एक और टॉपिक की बात करते हैं, और एक और बल है जो बड़े कॉमन बल है, और वह है फ्रिक्शन, घर्षण। तो घर्षण या फ्रिक्शन, घर्षण या फ्रिक्शन, जो भी आप कहें। तो घर्षण कहते हैं कि दो वस्तु की संपर्क सतह, जैसे दो हथेली जोड़ दिया, दो वस्तु आपस में जोड़ा और ये संपर्क सतह बन गई, कॉन्टैक्ट सरफेस बना, और अब पारस्परिक गति कराएं, तो उस पारस्परिक गति के कारण एक विरोध बल पैदा होगा, जो इस गति को रोकने की कोशिश करेगा, उसी को कहते हैं हम घर्षण। तो लिखिए एक पॉइंट, वह बल जो दो वस्तुओं के, वह बल जो दो वस्तुओं के संपर्क
सतह पर कार्य करता है। दो वस्तुओं के संपर्क सतह पर कार्य करता है तथा पारस्परिक गति का विरोध करता है। पारस्परिक गति का विरोध करता है। एक और पॉइंट लिखिए, घर्षण बल की दिशा, घर्षण बल की दिशा आरोपित बल के विपरीत दिशा में होती है। घर्षण बल की दिशा आरोपित बल के विपरीत दिशा में होती है। तो जैसे मान लीजिए एक टेबल पे एक ब्लॉक रखा है, और ब्लॉक जो रखा है वो बेसिकली क्या बनाया, संपर्क सतह। अगर हमने इस ब्लॉक पे बल किधर लगाया, इस दिशा में, ये फोर्स लगाया हमने, तो जो घर्षण लगेगा वो किधर लगेगा, घर्षण बल किधर लगेगा, विपरीत दिशा में। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। इसीलिए आप देखेंगे कि फिजिक्स के कभी न्यूमेरिकल बनाए होंगे तो घर्षण को हमेशा माइनस में रखते हैं, है ना, -5 न्यूटन, -7 न्यूटन। क्यों? क्योंकि उसकी दिशा आरोपित बल की दिशा के विपरीत होती है। तो हमेशा आरोपित बल की दिशा के विपरीत उसकी दिशा होगी। अब इसी बात को थोड़ा समझते हैं दैनिक स्तर पे। जैसे यहां तो क्लियर हो गया कि अगर हम इस ब्लॉक पे इधर से बल लगा के उसको हम आगे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर मैं इसको पुश करने की कोशिश करूं इस पोडियम को, तो मेरे द्वारा लगाए गए बल की दिशा आपकी तरफ है, लेकिन घर्षण बल किधर काम करेगा, मेरी तरफ, अपोजिट दिशा में। तो अगर आप किसी चीज को धक्का दे रहे हैं तो धक्का आप जिस दिशा में दे रहे हैं उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है। अब इसी बात को समझिए, जब व्यक्ति चल रहा है, पृथ्वी पे चल रहा है, तो पृथ्वी पे चल रहा है तो व्यक्ति की गति की दिशा कौन सी है, आगे। तो घर्षण बल किधर होगा, नहीं, घर्षण बल भी आगे होगा। कारण है कि चलते समय, अभी पीछे पड़ा था, चलते समय हम बल किधर लगाते हैं, पीछे की तरफ। तो चलते समय हमने अपने पंजों से पृथ्वी के ऊपर बल लगाया और हमारे द्वारा लगाए गए बल की दिशा क्या है, पीछे की तरफ। तो घर्षण बल किधर होगा, आगे की तरफ। एक बात ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि हर, यानी कि वो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस दिशा में हम बल लगाएं उसी दिशा में गति भी हो। रॉकेट जब ऊपर उठता है तो बल किधर लगाता है, नीचे की तरफ। उठता कहां है, ऊपर, क्योंकि प्रतिक्रिया बल से उठ रहा है। तो जब भी प्रतिक्रिया बल के कारण गति होगी तो गति की दिशा क्या हो जाएगी, उल्टी। हम जब चल रहे हैं तो हम बल किधर लगा रहे हैं, पीछे की तरफ। चल किधर रहे हैं, आगे की तरफ। घर्षण बल को कैसे समझना है, लगाए गए बल के दिशा के विपरीत, गति के दिशा के विपरीत नहीं। अभी देखिए यहां पे हम बल भी इधर लगा रहे हैं, गति भी इधर है। इस ब्लॉक पे हम बल भी इधर ही लगा रहे हैं, गति भी इधर ही है। तो हमें गति नहीं माननी है। अगर घर्षण की दिशा समझनी हो तो गति को लेकर कोई टेंशन नहीं लेना। हमें क्या करना है, लगाए गए बल की दिशा के विपरीत काम करती है कि नहीं, लगाए गए बल की दिशा के विपरीत। तो ये फोर्स इधर, घर्षण इधर। हम जब चलते हैं तो बल पीछे की तरफ, घर्षण का मान आगे की तरफ। तो लिखिए, व्यक्ति धरती पर चलने के क्रम में, व्यक्ति धरती पर चलने के क्रम में अपने पैरों से पीछे की ओर बल लगाता है, अपने पैरों से पीछे की ओर बल लगाता है। तथा घर्षण बल की दिशा आगे की ओर होती है, तथा घर्षण बल की दिशा आगे की ओर होती है। राइट। अब देखिए, नेक्स्ट है घर्षण के प्रकार। घर्षण के प्रकार। तो एक घर्षण है जिसका नाम है स्थैतिक घर्षण बल, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। स्थैतिक
घर्षण बल, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दूसरा है जिसको कहते हैं हम सीमांत घर्षण बल, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और तीसरा है थर्ड, जिसको हम कहते हैं गतिक घर्षण बल, गतिक घर्षण बल, डायनामिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अब जब किसी वस्तु पे बल लगाएं, बल लगाने के बाद भी वस्तु गतिशील न हो, तो उस समय जो घर्षण बल आरोपित हो रहा होगा उसको क्या कहेंगे आप? स्थैतिक। जैसे मैंने इसके ऊपर पुश किया लेकिन इतना बल नहीं लगाया कि गतिशील हो जाए, तो मेरे बल लगाने के उपरांत जो घर्षण बल का मान अभी इस संपर्क सतह पर है उसको हम कहते हैं सीमांत घर्षण बल, है ना। लेकिन मैं बल बढ़ाते चला गया तो बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब ये गतिशील होना शुरू होगा, तो जैसे ही ये गतिशील हुआ उस समय मैंने सबसे अधिक बल आरोपित किए थे, तभी गतिशील हुआ। और उस समय जो घर्षण बल यहां पे ऑपरेट होगा उसको कहेंगे सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल का मान सबसे ज्यादा होता है क्योंकि बल भी हमने सबसे ज्यादा लगा रखे हैं। लेकिन आपने एक बात ध्यान दिया होगा कि जब घर पे आप किसी एक वस्तु को पुश करने की कोशिश करते हैं तो पुश करते समय आप पहले पुश करते हैं समान तरीके से, तो क्या हो गया? स्थैतिक बल कम है। फिर इतना पुश किया कि वो मूव करने लगा, तो सीमांत घर्षण बल। और आपने बल भी बहुत लगाया था, लेकिन एक बार जब हिल गया वो, तब आपको उतना बल लगाने की आवश्यकता नहीं है। तब बल का मान कम भी लगाएंगे तो वो चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि सीमांत घर्षण बल का मान सबसे अधिक है। और अब जब वस्तु मूव कर रही है तो घर्षण बल का मान को क्या कहेंगे? गतिक घर्षण बल। तो गतिक घर्षण बल का मान किससे कम होगा? सीमांत से। सीमांत का मतलब कि स्थैतिक से गतिशील बनाने के क्रम में जो घर्षण बल होगा उसको सीमांत कहेंगे, और वो सबसे ज्यादा होता है, इसलिए बल भी ज्यादा आरोपित करनी पड़ती है। लेकिन एक बार जब वस्तु गतिशील हो जाती है तब हमें उतने ज्यादा बल लगाने की आवश्यकता नहीं है जितना कि हमें लगाना था, है कि नहीं? तो लिखिए एक पॉइंट, स्थैतिक घर्षण बल। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए लेकिन वस्तु गतिशील न हो लेकिन वस्तु गतिशील न हो तब संपर्क सतहों पर लगने वाला बल तब संपर्क सतहों पर लगने वाला बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। फिर लिखिए, सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल और लिखें, इसका मान सर्वाधिक होता है। इसका मान सर्वाधिक होता है और यह वस्तु में और यह वस्तु में गति शुरू करने के लिए आवश्यक और यह वस्तु में गति शुरू करने के लिए आवश्यक बल के बराबर होता है।
बल के बराबर होता है। और गतिक घर्षण बल, गतिक घर्षण बल, और लिखिए वस्तु में गति के दौरान, वस्तु में गति के दौरान संपर्क सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल, संपर्क सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल, है ना। तो ये तीन प्रकार के हैं। सबसे अधिक वैल्यू किसकी होगी? सीमांत की, लिमिटिंग की, गति शुरू करने के लिए, है ना। तो कई एग्जांपल देखते हैं इसके हम, कि जब हम किसी बक्से को, किसी बड़े वस्तु को धक्का देते हैं तो उसको गति पैदा करने के लिए ज्यादा लोग चाहिए होते हैं। आपने देखा होगा कई बार बस को जो है ना पुश करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में, तो मैं तो ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, तो मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं। और मेरा जो गांव है वहां पे बस की सेवा शुरू हुई, रेलवे की सेवा ही थी बहुत सालों तक। और नेपाल बॉर्डर है तो वहां पे बारिश वारिश खूब होती है, तो साल के 4 महीने तो कुछ भी नहीं होता, मतलब रेलवे इज ओनली वे यू कैन कनेक्ट। अब तो सब कुछ है, लेकिन पहले के जमाने में जब मैं 11th में बाहर पढ़ने गया तब की बात है। तो एक समय में ऐसा हुआ ना कि बस की सेवा शुरू हुई, तो बस की सेवा शुरू हुई तो बहुत बड़ी बात थी हमारे गांव के लिए, कि अब ट्रेन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटे में 3 ट्रेन थी जो आपको उस गांव से बाहर निकाल सकती थी। और ट्रेन का कोई टाइम वाइम नहीं होता है उधर। एक सुबह था कि नाश्ता के टाइम में आ जाएगा, एक खाने के टाइम में, एक रात में, शाम के टाइम में। अब कभी कभी होता था कि नाश्ता वाला ट्रेन खाने के टाइम पे आ रहा है, व्यक्ति भी एकदम टेंशन मुक्त रहता है वहां, क्योंकि जीवन स्लो है, उतनी कोई जरूरी काम नहीं है कि बहुत जाना है तो कर ही लेंगे। कई बार तो ऐसे भी होता है कि सुबह स्टेशन पे पहुंचा और स्टेशन पे ही बैठा रहा, लोग मिलते गए, बातचीत करता रहा, ट्रेन छोड़ता रहा, शाम को वापस घर आ गया। क्या कल जाएंगे? कौन जरूरी है, कल होगा काम। तो हमारे यहां तो सिस्टम ये था कि वो छोटी वाली लाइन थी, कोयले वाली ट्रेन चलती थी। और मैं अपने घर में ही देखा कि दादाजी, पिताजी वो अपना घूम फिर टहल रहे हैं, और दूर अगर ट्रेन की सीटी की आवाज आई तो लोग तैयार होना शुरू होते थे कि अच्छा ट्रेन वहां से क्रॉस कर रही है, इसका मतलब अब आने वाली है, तो जल्दी नहा लेते हैं, तुम तब तक नाश्ता वास्ता रेडी करो, खा पी के निकले। और निकले तो मिल ही जाती है, अगर छूट गई तो कोई दिक्कत नहीं, वहीं पे जो है ना बहुत लोग ही छूटी है, सब बैठ के अपना वहां गप वप कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट वाली ट्रेन पकड़ी जाएगी। तो ये वाला सिस्टम चलता है। बस शुरू हुआ तो बहुत बड़ी बात थी कि बस शुरू हो गया, और बस का भी कोई टाइम वाइम नहीं होता है वहां, ट्रेन जिसकी छूटी वही बस पकड़ेगा। तो मामला था कि ट्रेन जब आएगी, ट्रेन छूट जाएगी, बस वाला उसके बाद आएगा। और बस वाला आया तो बस कौन से होते थे? बस गांव में वही होते हैं जो शहरों में चल चुके हैं, 10 साल 20 साल शहर में चलने के बाद अब उसको गांव में भेज दिया। उस बस की बड़ी खास बात होती है कि उसका हॉर्न छोड़ के बाकी सब कुछ बजता है, हॉर्न की जरूरत ही नहीं, जहां चल रहा है बजते हुए आ रहा है वो, 20 से ऊपर की स्पीड पकड़ती नहीं वो, लेकिन फिर भी ठीक है। और एक छोटा सा ऐसे ही एक एरिया बन जाता है स्टेशन के पास, जहां बसेस लगी रहती हैं। आप यकीन मानिए छोटे शहरों में, कस्बों में बस स्टेशन के आसपास ड्राइवर जो होता है ना वो सेलिब्रिटी का स्टेटस रखता है, वो गायब रहेगा, मिलेगा ही नहीं आपको। आप ढूंढते रहेंगे कब है, कहां, कुछ नहीं। एक आध छोटे ऐसे ही किशोर विशोर रहेंगे, वो लोग आपको बिठाएंगे, यहां बैठिए वहां बैठिए, ड्राइवर लापता है। सारे लोग जब बैठ जाएंगे तब ड्राइवर एकदम से प्रकट होगा। ड्राइवर आते ही लोगों में फुर्ती आ जाती है, सब अपना तौलिया गमछा जो डाल के बैठा हुआ है, नीचे टहल रहा है, वो सब ऊपर आ जाते हैं। ड्राइवर सीट पे आएगा, सीट पे आके जो है ना एक दो बार थपथपाएगा कि हाँ चलो चलना है आप, और एकदम से घोषणा करेगा। और घोषणा क्या करेगा? बस को धक्का लगाइए। सेल्फ स्टार्ट नहीं होता। अब बस को धक्का लगाने का भी अपना समाजशास्त्र है, क्योंकि बस में तो सभी तरह के लोग हैं। तो मेरे गांव का समाजशास्त्र यह था कि धक्का लगाने के लिए महिलाएं तो नहीं उतरेंगी, जाहिर सी बात है, पुरुष उतरेंगे। और पुरुष में भी कौन से पुरुष? जो एडल्ट हैं। अब बच्चे हैं वो क्यों उतरेंगे भाई? तो बच्चे अपने बैठे रहें, महिलाएं बैठी रहें, और पुरुष सारे उतर जाएंगे। पुरुषों में भी दो श्रेणी है, एक जो यंग है, जवान है,
वो उतर के बस के पीछे धक्का लगाने के लिए, और जो ओल्ड हैं, सीनियर सिटीजन है, वो आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा भार कम करने के लिए उतरते हैं वो, और वो आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद जो 15-20 लोग जो है वो बस को धक्का लगाएंगे। अब धक्का लगाने में क्या करना है आपको, इसके ऊपर काम करना है। तो ऐसा नहीं कि 20 लोग धक्का लगा रहे हैं अपनी मर्जी से, नहीं, गिनती गिनते हैं पहले, 1 2 3, और बस को हल्का सा पहले क्या करते हैं, हिलाने की कोशिश करते हैं, हिलाकर इनर्शिया को ब्रेक करते हैं। और जब एक बार बस गतिशील थोड़ी हो गई, तो जाहिर सी बात है कि सीमांत घर्षण बल के मान को आपने तोड़ दिया, और गतिज घर्षण बल का मान सीमांत से कम होगा। तो पहली बार में 20 लोग धक्का लगाएंगे, और उसके बाद जो बस गतिशील हो जाए, 2-4 आलसी लोग होते हैं वो वहीं रुक जाते हैं। 5 लोग रुक गया, 15 धक्का मार रहा है, लेकिन वो भी काफी है। इसलिए काफी है क्योंकि उससे भी काम चली जाएगा। तो सबसे ज्यादा बल कब लगाना है, जब आप उस बस को गतिशील बनाना चाहते हैं। तो ये चलता है, चलते फिरते फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। फिजिक्स छोड़िए, मुझे तो इस बात का पहली बार ज्ञान बस में ही हुआ कि मैं बड़ा हो चुका हूं। जब ऐसे ही आने जाने का, तो मैं उतरता नहीं था, बच्चा हूं, 11th क्लास में बच्चा ही था। 12th क्लास के आसपास मुझे जो है ना, वो ड्राइवर ने कहा कि तुम भी उतरो। एकाएक एहसास हुआ कि मैं बड़ा हो गया, इतनी बड़ी सामाजिक दायित्व मेरे ऊपर आई है। बड़ा खुश हुआ उस दिन में, क्योंकि मां बाप तो बोले थे बच्चे ही है, तो ये भी होता है। खैर, अब घर्षण बल को अगर हम सामान्य दृष्टिकोण से देखें, औद्योगिक दृष्टिकोण से देखें, तो नकारात्मक है। सामान्य दृष्टिकोण से तो अच्छा भी है। तो लिखिए एक और पॉइंट, औद्योगिक अनुप्रयोग में, औद्योगिक अनुप्रयोग में, औद्योगिक अनुप्रयोग में घर्षण एक नकारात्मक प्रभाव है। घर्षण एक नकारात्मक प्रभाव है, जिसके कारण मशीनों में ऊर्जा का अपव्यय होता है। ऊर्जा का अपव्यय होता है, और उत्पादकता में कमी आती है। तो ऊर्जा का अपव्यय और उत्पादकता में कमी। फिर लिखिए, मशीनों में घर्षण के मान को कम करने के लिए, मशीनों में घर्षण के मान को कम करने के लिए 2 कार्य किए जाते हैं। 2 कार्य किए जाते हैं। पहला, स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट, स्नेहक या लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। स्नेहक या लुब्रिकेंट, जैसे चिकनाई, ग्रीस, तेल, है ना, लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है, जो संपर्क सतहों को चिकना बनाकर, जो संपर्क सतहों को चिकना बनाकर सर्पी घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल, जिसको कहते हैं स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की प्राप्ति करता है। सर्पी मतलब फिसलना, जिसका मान कम होता है, जो संपर्क सतहों को चिकना बनाकर सर्पी घर्षण की प्राप्ति करता है, जिसका मान कम होता है। तो जैसे ही हम मशीन के अंदर तेल, ग्रीस डाल देते हैं, तो मशीन की मूवमेंट क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो क्या कर देता है, घर्षण बल के मान को कम करके, और जो नया घर्षण बल आया उसको कहेंगे स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सर्पी घर्षण बल, है ना। दूसरा है सेकंड, बॉल बेयरिंग का प्रयोग, बॉल बेयरिंग का प्रयोग, यह सबसे अच्छा माना जाता है जहां भी हो सके।
और बॉल बेयरिंग के प्रयोग से जो घर्षण बल की प्राप्ति होगी उसको कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। क्या कहेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन, जिसका मान सबसे कम होता है। जितने फ्रिक्शन के हैं उनमें सबसे कम मान किसका होगा? रोलिंग फ्रिक्शन का। इसलिए आप देखेंगे कि चक्के वेक्के में, व्हील्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं बॉल डाल के। तो लिखिए, इससे इससे लोटनिक या रोलिंग घर्षण बल की प्राप्ति होती है। लोटनिक या रोलिंग घर्षण बल की प्राप्ति होती है जिसका मान सबसे कम होता है। जिसका मान सबसे कम होता है। राइट? तो आप दोनों का इस्तेमाल करते हैं, कई बार एक का भी करते हैं। जहां पे मूवमेंट हो, व्हील हो, मोटर लगा हो, वहां पे हम रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एनीवे, एक और पॉइंट लिखिए, घर्षण बल के सामान्य उपयोग। घर्षण बल के सामान्य उपयोग। और लिखिए, घर्षण बल के कारण, पहला पॉइंट, घर्षण बल के कारण हम पृथ्वी पर चल पाते हैं। घर्षण बल के कारण हम पृथ्वी पर चल पाते हैं। तो घर्षण बल ना हो तो क्या हम चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे, क्योंकि घर्षण बल ये में रोक के रखता है, फिसल जाएंगे। केले के छिलके पे क्यों फिसल जाते हैं? क्योंकि वो चिकनी सतह पर कौन सा घर्षण बल? स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेकर आता है। फर्श बहुत चिकना हो, पानी गिरा हो तो फिसल जाते हैं, क्योंकि पानी भी किसकी तरह काम करेगा? लुब्रिकेंट की तरह। और फिर अगर हम उस पर चलने की कोशिश करें तो फिसलेंगे। दूसरा पॉइंट लिखिए, वाहनों के ब्रेक, वाहनों के ब्रेक, वाहनों के ब्रेक घर्षण बल पर आधारित है। वाहनों के ब्रेक घर्षण बल पर आधारित है। आपने देखे होंगे कि वाहनों के जो पहिए होते हैं और जूते का जो निचला हिस्सा होता है वो खुरदरा बनाया जाता है। इट हैज डिजाइन। वो सिर्फ इसलिए कि हम घर्षण बल के मान को बढ़ा सके, हम स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम कर सके। ये जो जूते की डिजाइन बनी है, जिसपे खांचे बनी है जूते के अंदर, सोल पे, वो इसी सीजन के लिए बना है, बरसात के लिए। नॉर्मली आपके जूते के सोल अगर एकदम फ्लैट हो जाए, एकदम सपाट हो जाए, तो कोई खास दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मली सूखे जमीन पे, जो ऊबड़ खाबड़ जमीन है, मिट्टी पे चल पाएंगे आप। लेकिन जहां पे पानी गिरा हो वहां पे गिरने के चांस बढ़ जाएंगे। कारण क्या है कि अगर मान लो कि पूरी की पूरी सोल फ्लैट है, अगर फ्लैट है और आप कहीं पे खड़ा हो रहे हो, तो जब खड़ा हो रहे हो तो फर्श है, फर्श के ऊपर पानी है, उसके ऊपर आप खड़े हो रहे हो, तो आप किस पे खड़े हो? फर्श पे या पानी पे? पानी पे, क्योंकि आपकी जूते का जो सोल है वो एकदम फ्लैट है। तो आप पानी पे खड़े हो, तो पानी किसकी तरह काम करेगा? लुब्रिकेंट की तरह। स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मान कम होगा, गिर जाएंगे। लेकिन जूते में जो खांचे बनी हैं उसके साथ अगर हम पानी पे खड़े होते हैं तो पानी को हटाकर, और वो सारा पानी कहां चला जाता है? जूते के खांचों में। और संपर्क किसके किसके बीच में बनता है? जमीन में और जूते की सोल में। और जूते की सोल बनाई है किस चीज की? रबड़ की या पीयूसी की। जो पदार्थ ऐसा है जो घर्षण के मान को बढ़ाकर रखेगा। टायर के साथ भी यही कहानी है। टायर में जो खांचे बनी है उसी में कीचड़ घुस जाता है, और टायर का संपर्क किससे होता है फिर? जमीन से, यानी कि रोड से। लेकिन बहुत अधिक कीचड़ हो तो फिर टायर उसमें फंस जाता है, देखा होगा आपने, उसी में मूव करने लगता है, क्योंकि अब उसके लिए क्या है? घर्षण बल मिल नहीं पा रहा, जिसके चलते वो आगे बढ़े। तो लिख सकते हैं, वाहनों के पहिए, वाहनों के पहिए या जूतों का निचला हिस्सा, वाहनों के पहिए या जूतों का निचला हिस्सा खुरदरा बनाया जाता है। खुरदरा बनाया जाता है, जो सतह से जल और कीचड़ को हटाकर
सतह से जल और कीचड़ को हटाकर संपर्क सतह के घर्षण के मान को अधिक कर देता है। संपर्क सतह के घर्षण के मान को अधिक कर देता है। राइट? तो ये भी कहानी है, इस बात को ध्यान में रखना है। और जूते फ्लैट हो जाएं, टायर एकदम उसकी खांचे कम हो जाए या सपाट हो जाए, तो फिर स्किड करने के चांसेस, फिसलने के चांसेस बढ़ जाती हैं। टायर का ग्रिप जो होता है वो बरसात के समय या गीली सड़कों पे बन नहीं पाएगा। एक और चीज ध्यान देनी है कि घर्षण बल क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। अगर हमें यह लगता है कि क्षेत्रफल ज्यादा है तो घर्षण बल का मान ज्यादा होगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। वो डिपेंड करता है किस पे? सतह की प्रकृति पे, सतह कैसी है। तो ऐसा नहीं कि जूते बड़े पहन ले और जूते के नीचे की सतह सपाट हो तो घर्षण ज्यादा मिल जाएगा, नहीं, तब भी हम उतना ही फिसलेंगे। आपने देखे होंगे कई बार कई जगह पे कि कई लोग जो होते हैं पेंसिल हिल पहन के भी चल लेते हैं, इतना ही टिका हुआ है जमीन पे, है ना, और फिर भी नहीं गिर रहा, नहीं फिसल रहा। क्यों? क्योंकि वो जो टिका हुआ है जमीन पर, उसकी जो प्रकृति है वो रबड़ की है या पीयूसी की है, और उसके चलते घर्षण बल का मान ठीक ठाक मिल रहा है। और ऐसा भी नहीं कि हम बहुत चौड़ा जूता पहन लेंगे तो उससे घर्षण बल का मान बढ़ जाएगा, वो बिल्कुल नहीं है ना। तो लिखिए, घर्षण बल, घर्षण बल सतही क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। सतही क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि सतह की प्रकृति पर, बल्कि सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है ना। तो ये हो गई किसकी? फ्रिक्शन की। और आप सब प्रेप वाला दे रहे हैं तो थोड़ा सा गंभीरता से दीजिए। मुझे कुछ खबरें मिली कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं इसको लेके गंभीर नहीं है, तो थोड़ा सा उसको रिवीजन के लिए दिया जा रहा है। और पढ़ाई का असली मकसद रिवीजन ही है। मतलब वो आप तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के दौरान आप लगातार क्लासेस लेते जा रहे हैं और बस हम क्लास पे ही फोकस कर रहे हैं, पीछे के भूलते गए, आगे का पढ़ते गए, तो तैयारी कहाँ है? यानी साइंस पढ़ते समय, अभी जब फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं तो ये तैयारी नहीं है। फिजिक्स पढ़ते समय हिस्ट्री रिवाइज कर रहे हैं, वो तैयारी है। फिजिक्स पढ़ते समय बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनोटेक, रोबोटिक्स रिवाइज कर रहे हैं, वो तैयारी है। तो समेटते हुए आगे बढ़ना है। नहीं तो फिर लास्ट में क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ एक दिक्कत क्या आती है, 6 महीने 8 महीने के बाद, 1 साल के बाद, फिर वो जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, वो लगता है कि नया है, वो लगता है कि क्या पढ़ा था तब। तो प्रेप जो है वो इसी संदर्भ में है कि आप एक तरीके से कंपेल्ड हो कि आप अपनी रिवीजन को कर पाए, तो करिए उसको, है ना, थोड़ी गंभीरता के साथ। चलिए कल मिलते हैं और आगे की बात करेंगे। अच्छा, परसों, हाँ।